अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इससे पहले आप मैंने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, सिंटैक्स डायरेक्टरी ट्रांसलेशन ये सब कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को, किसी ब्लॉक को या फिर किसी प्रोग्राम को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, ब्लॉक में क्या होता है, 3 एड्रेस स्टेटमेंट, ठीक है, और या फिर कोई सिंगल स्टेटमेंट हो, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम लूप को ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका लूप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, लूप ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें इसके अंदर कई सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है आपका लूप इन वेरिएंट, ठीक है, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका कोड मोशन। तीसरा है आपका लूप जैमिंग। चौथा है आपका लूप अनरोलिंग। और पांचवा है आपका इंडक्शन वेरिएबल, इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहली कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है आपकी लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये 4 टेक्निक्स हैं, 1 2 3 4 टेक्निक। ये भी है बट ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये लूप इनवेरिएंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। फिर लूप ऑप्टिमाइजेशन के बाद कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। सबसे पहले लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम 5 टेक्निक पढ़ने वाले हैं उसी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लूप इनवेरिएंट क्या होता है, ठीक है। लूप 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 इन वेरिएंट। इसमें क्या, सपोज कोई कोड है या कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको हर आइट्रेशन में, या बोल सकते हो जैसे लूप है उसमें हर आइट्रेशन में हम उसको फालतू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसको हम बाहर निकाल के एक बार कैलकुलेट कर लें, उसकी वैल्यू बार बार लूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हर आइट्रेशन में उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा लूप इनवेरिएंट में, ठीक है। जैसे जैसे अपने पास कोड लिखा हुआ है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है, और i इक्वल टू 1, ठीक है। वाइल लूप लगा दिया हमने, और लूप को हमने सपोज 10 लाख बार चलाया, ठीक है, 10 लैक्स, ठीक है, और i को हमने हर बार 1 से बढ़ाया, ठीक है, और x इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और y हर बार बढ़ रहा है, ठीक है, हर एक इटरेशन में y चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू किसकी ले रहा हूँ, x की, ठीक है, और x की वैल्यू लेकिन चेंज नहीं हो रही। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये हर बार जो मल्टीप्लाई होकर x में असाइन होगा वो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन हर एक आइट्रेशन में आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे लूप 10 लाख बार चल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितने हो रहे हैं, हर एक आइट्रेशन में 2, तो 10 लाख बार चलेगा तो कितना, 20 लाख मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं आपके। एडिशन कितने हो रहे हैं बताओ, एडिशन देखो, एक ये और एक ये, ठीक है, टोटल 2 एडिशन हर एक आइट्रेशन में, ठीक है, और टोटल लूप कितनी बार चल रहा है, 10 लाख बार, तो 20 लाख एडिशन हो गया, ठीक है, देखे रहना। लेकिन एक चीज बताओ, जो ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये कोई वेरी कर रही है, नहीं वेरी कर रही है। सिंपल क्या हो रहा है, ए बी सी को मल्टीप्लाई करके एक्स में हर एडिशन में आप असाइन कर रहे हो, ठीक है, एक्स में, और एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वही कांस्टेंट वैल्यू बार बार यहाँ पे यूज हो रही है। तो क्यों ना इस कोड को हम मूव करा दें, इस कोड को हम मूव करा दें, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं कोड मोशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कोड मोशन, ठीक है। क्या करा है, इस कोड को मूव करा दो बाहर, ए इक्वल टू 10, इसको बाहर कर दो। फालतू क्यों उसको कैलकुलेट कर रहे हो हर एक आइटेशन में, जब कांस्टेंट ही है तो इससे बेटर ये है कि इसको ऐसा करो, इसको बाहर ही कैलकुलेट कर लो यहाँ पे एक बार, ठीक है, बाहर कैलकुलेट कर लो, बार बार अंदर यूज कर लो। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 लैक्स, ठीक है, 10 लैक्स, और आई को 1 से बढ़ा दिया हमने, और ये लाइन तो बाहर ही चली गई, तो वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब बताओ,
अब आप चाहो इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, और बार बार यहाँ पे यूज करते रहो, ठीक है। यहाँ पे अननेसेसरी हर एक आइटरेशन में क्यों आपको मल्टीप्लिकेशन कराने हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका लूप इनवेरिएंट, जो चीज वेरी नहीं कर रही है, ठीक है, उसको निकाल के बाहर करो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन, ये बाहर वाले सिर्फ 2 बाई मल्टीप्लाई, सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहे हैं, ठीक है। और एडिशन अभी भी कितने, 20 लाख। तो देखो थोड़ा बहुत कुछ हल्का हुआ मामला, यहाँ पे 20 लाख मल्टीप्लीकेशन हो रहे थे, यहाँ पे कितने, सिर्फ 2। तो ये होती है आपकी प्रॉब्लम इनवेरिएंट, जो वेरी नहीं कर रहा उसको निकाल के बाहर कर दो, ठीक है। अब है आपका अगला है, और कोड मोशन इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका लूप लूप अनरोलिंग। इसमें क्या है, कुछ जैसे टेस्ट केसेस है, ठीक है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। जैसे जैसे अपने पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है। और क्या हो रहा है, हर बार आई की वैल्यू को, सपोज कोई एरे है उसमें आप डाल रहे हो, ठीक है, और आई को हर बार 1 से बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या है, कितनी बार ये कंपेयर होगा, 10 लाख बार, ठीक है। कंपेरिजन कितने होंगे यहाँ पे, 10 lakhs कंपेरिजन। तो हमने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया। हमने कुछ सोचा लो टेस्ट केसेस थोड़ा बहुत हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है। हमने क्या किया, इसी चीज को 2 बार लिख दिया, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हर एक आइटेशन में आई कितने से बढ़ रहा है, 2 बार से, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे कंपैरिजन कितने हो गए, अब हो गए 5 लाख कंपैरिजन, ठीक है, क्योंकि आई क्या हर बार 2 से बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे ये आई प्लस प्लस, फिर एक बार यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हमने थोड़े बहुत टेस्ट केसेस क्या किया, डिक्रीज किया। तो यही प्रॉब्लम जो होती है लूप अनरोलिंग, डिक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। चौथा है आपका लूप जैमिंग। लूप जैमिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज हम 2 प्रोग्राम है, ठीक है, दोनों में लगभग लगभग जो लूप चल रहा है, जो या बोल सकते हो दोनों की जो फंक्शनिंग है वो सेम है, ठीक है, और उनको हम अलग अलग रन कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई सपोज एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो 50 बार इधर चल रहा है, ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम भी है जिसकी फंक्शनिंग सेम है, ये भी 50 बार ही चल रहा है, ठीक है, और उन दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल कितनी बार लूप चलेगा, 50 ये वाला 50 ये वाला, टोटल 100 बार लूप चलेगा, ठीक है। बट अगर हम क्या करें भाई, अगर दोनों की फंक्शनिंग सेम है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों को मर्ज कर दें। तो अब क्या है, सिर्फ 50 बार ही लूप चलेगा, तो 50 बार हमने क्या किया, डिक्रीज कर लिया, ठीक है। तो यही होता है आपका लूप जैमिंग। जैसे एक प्रोग्राम है आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1, लूप चल रहा वाई आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। थोड़ा सा जो नॉइस है, ठीक है, जो ऊपर नीचे से आ रही है इसको अवॉइड करना, ठीक है। ये क्या है, जेड है, ठीक है, और वाई इक्वल टू जेड इंटू एक्स, ठीक है। कोड पे ध्यान मत दो, सिर्फ बातों पे सुनो थोड़ा, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब ये कितनी बार चलेगा, ये 10 लाख बार चलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम 10 लाख बार अलग कैलकुलेट करें, ठीक है, 10 लाख बार लूप चलेगा, ठीक है। और आई इसमें 1 से बढ़ रहा है, और इसमें i1 इनिशियलाइज किया और 10 लाख बार चला, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग देखना, और एक सेम दूसरा भी कोड है, ठीक है, वो भी, इसकी भी फंक्शनिंग जो है, ये भी आई 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और 10 लाख बार ये भी चल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या, इसका कोड क्या है, ए बी प्लस सी, सी इक्वल टू बी इंटू ए, और बी इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है। और ये भी क्या है, 10 लाख बार चला, आई इक्वल टू आई प्लस 1, 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी कितनी बार चल रहा है, 10 लाख बार, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल ये भी अलग कैलकुलेट करो, ये भी अलग कैलकुलेट करो, तो लूप कितनी बार चलेगा, 10 लाख इसमें 10 लाख इसमें, तो टोटल 20 lakhs टाइम, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, 20 लाख बार चलेगा, ठीक है। तो क्यों ना, जब दोनों की फंक्शनिंग सेम है, ठीक है, दोनों की फंक्शनिंग सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को हम एक में मर्ज कर दें, ठीक है। जब मर्ज कर दोगे तो सिर्फ 10 लाख में आपका काम हो जाएगा, तो दोनों को मर्ज कर दो, आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, और आई लास्ट में बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, आई को हम क्या करेंगे, लास्ट में बढ़ा देंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, वाई इक्वल टू जेड इंटू एक्स, ठीक है। और क्या अपना
जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और बाकी आगे लिख दो, इसी के आगे लिखना, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, ऐसा मतलब कि मैं सामने लिख रहा हूँ ना, यही लिखता लेकिन मैं जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू बी इंटू ए, बी इक्वल टू ए माइनस सी, और आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया। अब क्या, अभी क्या है, 20 लाख बार लूप चल रहे थे, 10 लाख के 10 लाख के, बट अब क्या है, दोनों कोड मर्ज कर दिया। अब सिर्फ कोड कितनी बार चलेगा, 10 लाख टाइम, ठीक है। इतने में दोनों की वैल्यू जो भी है कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फंक्शनिंग सेम दिखे, ठीक है, दोनों को क्या करो, अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। अगला है आपका इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कांस्टेंट है, ठीक, कोई वेरिएबल है, वो कांस्टेंट से बढ़ रहा है और घट रहा है, या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो अगर सपोज मान लिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा चेंज करेंगे अपने प्रोग्राम में जिससे कि उसको हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। इंडक्शन, और नाम भी है आपका इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। तो लिख रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय कांस्टेंट, देन एलिमिनेट वेरिएबल। जैसे कोई वेरिएबल है, वो बढ़ और घट रहा है, ये बोल सकते हो बढ़ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट से, या बोल लो घट रहा है कांस्टेंट से, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। कैसे देखो, जैसे कि प्रोग्राम दिया हूँ, ठीक है, इक्वल टू 4 आई इक्वल टू 1, ठीक है, वाई 100, ठीक है, एक्स प्लस इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, जे इक्वल टू जे प्लस 4, ठीक है। तो लूप देखो ये कितनी बार, 100 बार लूप चल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना है लूप कितनी बार चल रहा है, 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स से लूप चल रहा है, जिसमें जो आई है आपका वो हर एक आइट्रेशन में 1 से बढ़ रहा है, लेकिन जो जे है वो आपका 4 से बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो हमने क्या किया, हमने इरादा बनाया कि हम इस आई को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। बट एलिमिनेट करना, लेकिन इसकी फंक्शनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर लूप 100 बार चल रहा है तो 100 बार ही चलना चाहिए। तो कैसे करोगे इसको मॉडिफाई, एक्स इक्वल टू 10, देखे रहना, ये सेमी कॉलन क्यों लगाया, ऐसे लगाओ, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं, कॉमा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमा वाई इक्वल टू 20, जेड इक्वल टू 4, कॉमा आई इक्वल टू 1, और वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू आई नहीं, इस बार क्या, आई को क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया, जब आई को आपने एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे हमने जे डाल दिया, लेकिन इस बार 100 बार नहीं, इस बार हमने जे को 400 टाइम चलाया। क्यों चलाया देखना, फिर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू वाई इंटू जेड, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। सॉरी, आई को तो एलिमिनेट कर दिया ना, आई को जब एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचा, जे इक्वल टू जे प्लस 4। देखो हमने क्या किया, आई को हमने एलिमिनेट कर दिया, आई को हमने हटा दिया, ठीक है, ये वेरिएबल कांस्टेंट से बढ़ रहा था, हमने 1 से बढ़ रहा था, हमने हटा दिया इसको। और हमने क्या किया, लूप ऐसा सेट किया कि जे को हमने बोला कि भाई 400 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। क्यों हमने 400 लिया, क्योंकि जे हर एक आइट्रेशन में 4 से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर जे लूप हमको 400 बार चलाना है, ठीक है, और जे हर एक आइट्रेशन में 4 से बढ़ रहा है, तो टोटल लूप कितनी बार चलेगा, 100 टाइम्स। तो ये भी कितनी बार चल रहा है लूप, 100 टाइम्स, और ये भी कितना चल रहा था, 100 टाइम्स, और वेरिएबल भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया और काम भी अपना बन गया। अभी भी लूप कितनी बार चल रहा है, 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये लूप ऑप्टिमाइजेशन की आपकी टेक्निक खत्म हो गई। अब दूसरा है कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है, कांस्टेंट फोल्डिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कांस्टेंट आपने लिया, ठीक है, एक्स, इसको आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपने फोल्ड नहीं किया इसको, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट है भाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 70, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो ना कि ऐसे, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज हो गया, ऐसे लिखना है आपको, कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है, कांस्टेंट को क्या फोल्ड करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, इफ 10 इज लेस देन 20 गो टू L1 एल्स गो टू L2। इतना सब लिखने की क्या जरूरत है, जब दोनों कांस्टेंट ही हैं, ये
साफ साफ आपको पता है तो इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो, गो टू L1, क्योंकि भाई 20 क्या बड़ा है ऑब्वियसली 10 से, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो सीधे लिखो ना गो टू L1। तो कांस्टेंट को हमेशा फोल्ड करके आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ना कि ऐसे खोल के, ठीक है। तो ये होती है आपकी कांस्टेंट की कांस्टेंट फोल्डिंग, ठीक है। अब अगला है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है, स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या होता है, स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या होता है, जैसे कोई आपका ऑपरेटर ले लो, ठीक है, कोई आपका ऑपरेटर, ठीक है, हाई कॉस्ट है उसकी, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका स्टार है, ठीक है, और ये प्लस है, तो ये हाई कॉस्ट का ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे x इंटू एक्स कराया तो कितना आया, ये आ जाएगा, जैसे 2 इंटू टू कराया कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। और हमने क्या किया, और फिर हमने क्या किया, 2 प्लस 2 किया, ये भी 4 आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हाई कॉस्ट के ऑपरेटर को लो कॉस्ट के ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यही होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन, और नाम भी क्या है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना, ठीक है। तो लिख लो रिप्लेस हाई कॉस्ट ऑपरेटर बोल दो, या भाई वेरिएबल भी अगर है तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हो, वेरिएबल बाई लेस कॉस्ट, ठीक है। जैसे जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है, टू टू इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हाई कॉस्ट का है, जैसे स्टार के हाई कॉस्ट है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, लो कॉस्ट में, इसको लिख दिया हमने एक्स प्लस एक्स, तो भी क्या है 2x ही आएगा यहाँ से भी, लेकिन इस बार ऑपरेटर क्या है, लेस कॉस्ट है, लेस कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या है, पावर है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कैसे कर दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स से, तो पावर के कंपेरिजन में जो आपका ये वाला ऑपरेटर है, ये क्या है, ये लेस कॉस्ट है, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस जीरो, तो इसके डायरेक्टली एक्स लिखो, ये फालतू लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक्स माइनस जीरो एक्स होगा, एक्स एस्ट्रिस्क वन एक्स, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई वन डायरेक्ट क्या एक्स ही आएगा, ठीक है, और जीरो डिवाइड बाई एक्स क्या जीरो आएगा, ठीक है। ये होता है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और जैसे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कोई एक वेरिएबल बी है, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये और का निशान है, और ये लिखा हुआ ट्रू, और में कोई एक इनपुट भी अगर वन है तो आउटपुट क्या वन आता है, तो हमें बी से मतलब नहीं है, अगर एक भी इनपुट इसका वन है तो हमें पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया बी एंड फॉल्स, एक चीज बताओ, एंड में क्या होता है, जब दोनों इनपुट, ये क्या एंड है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, वन होते हैं, तभी आउटपुट एंड में वन आता है, ठीक है। और अगर एक भी फॉल्स है, ठीक है, तो हमें दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर एक भी इनपुट हमारा फॉल्स है तो बी कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये फॉल्स ही आएगा। तो ये कुछ चीजें अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं बी एंड ट्रू, तो एक चीज बताओ, इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, बी पे, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, बी पे। अगर बी ट्रू हुआ, क्योंकि एंड गेट में अगर दोनों इनपुट, ठीक है, एंड में अगर दोनों इनपुट हाई हैं, या बोलो दोनों इनपुट ट्रू है, तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बी पे डिपेंड करेगा कि ये ट्रू आएगा या फॉल्स, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये बी पे इससे में, ये तो ट्रू है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एंड के लिए दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, अगर एक फॉल्स हो गया तो क्या ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये सब मामला किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे बी पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। तो अगर बी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, अगर बी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आपको पता होने चाहिए, आगे चल के पढ़ोगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉपी प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल डाल के उसको प्रोपोगेट कराते हैं, ठीक है, यही होता है आपका कॉपी प्रोपोगेशन। तो ये हमें नहीं करना है, जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि हमने एक वेरिएबल t1 लिया और t2 वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है,
फिर हमने क्या किया, T1 और T2 को मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, T3 एक वेरिएबल लिया और उसको T4 दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन करके प्रोपोगेट करा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आप कर रहे हो, यहाँ पे क्या करो, सपोज T5 आपने T3 और T4 को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। फिर आपने लास्ट में क्या किया, T5 प्लस T4 कराया और R में साइन कर दिया। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक वेरिएबल को लेके दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल में डाल के प्रोपोगेट मत कराओ, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली करो क्योंकि वेरिएबल ही है ना, तो डायरेक्टली ऐसे भी, तो वेरिएबल लेके आप ऐसे भी करा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराओ ना, ये एक वेरिएबल में डाल के फिर अगला ये स्टेप्स क्यों इंक्रीज कर रहे हो, वेरिएबल को प्रोपोगेट क्यों करा रहे हो, ठीक है। तो यही होता है आपका कॉपी प्रोपोगेशन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल के प्रोपोगेट कराना, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे T3 इंटू T4, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे असाइन कर सकते हो T5 प्लस T4, ठीक है, जो भी आप कराना चाह रहे हो। हमने तो ये ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। बट हमारा कहने का मतलब इतना है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल के उसे प्रोपोगेट मत कराओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप करा रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट ही काम करो, जैसे डायरेक्ट ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है आपका कॉपी प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें लिख लो, डोंट स्टोर one variable, don't store one variable in another variable and don't propagate। आसान भाषा में, ठीक है। अगला है आपका कांस्टेंट प्रोपोगेशन। इसमें क्या है, सिंपल है, इसमें हम भाई वेरिएबल में कांस्टेंट डाल के प्रोपोगेट कराते हैं, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कांस्टेंट को वेरिएबल में डाल के प्रोपोगेट कराते हैं, जैसे p इक्वल 360, कांस्टेंट को वेरिएबल में डाला और यहाँ पे भी हमने कांस्टेंट को वेरिएबल में डाला और क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट करा रहे हैं। कोई जैसे फंक्शन लिखा हुआ है, कोई जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और x इक्वल टू क्या, 2 इंटू ए, ठीक है। तो ये होता है आपका कांस्टेंट प्रोपोगेशन। क्या है, एक कांस्टेंट को हमने वेरिएबल में डाला और प्रोपोगेट करा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे p बाई वाई लिखा, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, आप डायरेक्ट भी इस एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। बट ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि p बाई वाई, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इसमें ये डाल के फालतू प्रोपोगेट करा रहे हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे, सीधे सीधे लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 7, आपका डेड कोड एलिमिनेशन। भाई मैं सीधे सीधे टेक्निक्स करा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ना बोले इसके अंदर कुछ थ्योरी नहीं, भाई टेक्निक समझ लो आप, ठीक है। थ्योरी आप जीएफजी वगैरह से कहीं से भी पढ़ सकते हो आराम से, बट अगर टेक्निक समझ में आ गई तो आप ऑप्टिमाइज कर लोगे कोड, ठीक है। जैसे कोड दिया हुआ a इक्वल टू 50, ठीक है, b इक्वल टू 60 और T1 इक्वल टू आपने क्या किया, a और b का दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल c लिया, उसमें 70 डाल दिया, फिर आपने d लिया, उसमें 80 डाल दिया, फिर आपने T1 ही लिया और क्या किया, जो भी वैल्यू थी इसकी वैल्यू क्या ओवरराइट करा दिया, ठीक है, तरह से देंगे। और फिर आपने बोल दिया पी ऑफ T1, तो बताओ क्या प्रिंट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा, ठीक है, जो भी प्रिंट होगा। तो फिर अगर आपको यही करना था, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होगा तो ये वाला कोड क्या है, ये वाला कोड क्या है, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, डेड कोड, डेड कोड। तो इसको क्या करो, डेड कोड, इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं भाई। लास्ट में आप क्या कर रहे हो, लास्ट में वैल्यू तो यही प्रिंट हो रही है ना, ये वैल्यू लास्ट में प्रिंट हो रही है। आपने सपोज ए बी का मल्टीप्लाई कराया, T1 में डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, फिर दो वेरिएबल आपने लिए सी और डी, आपने उनको मल्टीप्लाई कराया और फिर T1 में डाल दिया। तो आप इसका मतलब क्या किया, आपने इस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, तो फिर इस कोड की जरूरत ही नहीं कोई। इस कोड की जरूरत, जब इसी का प्रिंट होना है, आउटपुट यहीं से आना है, तो इस कोड की कोई जरूरत नहीं। तो इस कोड को क्या बोलते हैं, डेड कोड, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एक कोड लिख रहा हूं मैं, फंक्शन के केस में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसके केस में, फंक्शन के केस में। जैसे ऐसे दिया हुआ डिस्प्ले, ठीक है, ये सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है और T1 इक्वल टू डायरेक्टली 70 कर दिया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख के करना होगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टली आप 70 नहीं ऐसे प्रिंट कर सकते और डायरेक्टली आप इस कोड को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जैसे कोई कोड दिया हो, जैसे कोई सिचुएशन दी होगी, मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। इस कोड को जैसे आपने ये T1 दिया, आपने डायरेक्टली ओवरराइट कर दिया और T1 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला ये कोड क्या डेड है, बट
ये फंक्शन है। फंक्शन के केस में ध्यान रखना, क्या पता फंक्शन कुछ परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। ऐसे अगर फंक्शन दिया हो तो उस केस में ब्लाइंडली डिलीट मत करना, ठीक है। उस केस में डिलीट करना, हटाना कोड, लेकिन उससे पहले चेक कर लेना कि भाई जो ये फंक्शन दिया हुआ कुछ टास्क तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, कुछ इससे रिलेटेड टास्क तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। केयरफुल, जो भी है स्पेलिंग, ठीक है, केयरफुल रहना, थोड़ा केयरफुल, ठीक है, फंक्शन के केस में, ठीक है। फंक्शन के केस में थोड़ा केयरफुल लेना कि भाई वो फंक्शन जो है कुछ ऐसा तो नहीं परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से आउटपुट यहाँ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में थोड़ा आराम से देख के करना, ठीक है, आराम से देख के कोड को डिलीट करना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब है आपका लास्ट 7, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, मतलब डैग, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। जैसे कुछ कॉमन है ना, कुछ एक्सप्रेशन अगर कॉमन है तो उनको एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है अपने पास, a प्लस बी एस्ट्रिस्क सी माइनस ए माइनस बी एस्ट्रिस्क सी, ठीक है। अब जैसे इसका सिंटेक्स ट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, ए बी, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, ये मैं बनवा चुका हूँ, और ये इधर से ये प्लस लिया, तो इधर आपने ये ए ले लिया, ठीक है। और फिर इधर भी ये सेम सेम, देखो इधर ये क्या है, तो ये बी है भाई, मेरे से ही गड़बड़ क्यों हो जाती है, बी है यहाँ पे, बी है सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे सी है, इधर भी क्या है, सेम ही एक्सप्रेशन है, बी और सी को इधर भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ऐसे ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, दोनों को घटा दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको एक्स में हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये क्या बनना है, सिंटेक्स ट्री, बट इसमें कुछ कॉमन है, तो जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, वो सब तो एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, इसको हम, और ये कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन होता है क्या आपका, डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक। तो अब डैग बनाओ, ठीक है। डैग में क्या होता है, कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे बी सी लिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद अब ध्यान से देखो, क्या है, ए है, हमने ए भी ले लिया यहाँ से, ठीक है, हमने ए को ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब ये देखो कॉमन था तो हमने क्या किया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से बी लो, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से ये बी स्टार सी ले लिया हमने, और यहाँ से हमने ए ले लिया, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। यहाँ से बी स्टार सी और यहाँ से ए लेके घटा दिया, और फिर क्या, इन दोनों को पकड़ा, ठीक है, इन दोनों को पकड़ा और क्या किया, इनको ऐसे किया, और फिर लास्ट में इसको क्या किया, एक्स में असाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो जो कॉमन सब एक्सप्रेशन थे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो ये बन गया आपका डैग। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है, ये डैग, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये कर सकते हो आप। अब कुछ कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है लो लेवल कोड पे, बोल सकते हो मशीन डिपेंडेंट कोड पे, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑन मशीन डिपेंडेंट कोड, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट कोड, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसके अंदर कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑन मशीन डिपेंडेंट कोड, ठीक है। इसके अंदर पहली टेक्निक है आपकी पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर भी कई सारी टेक्निक्स हैं पीप होल के अंदर, जैसे सबसे पहली है आपकी रिडंडेंट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूँ मैं एग्जांपल के लिए, जैसे ऐसे लिख दूँ मैं लोड ए आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को हम आर नॉट में डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लिख दूँ मैं स्टोर आर नॉट ए, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए की वैल्यू को आर नॉट में डाल रहे हैं, तो ये रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब जैसे मैं ऐसे लिख दूँ लोड ए आर नॉट, और मैं ऐसे लिख दूँ फिर से लोड ए आर नॉट, तो ये रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें भी जैसे मैं ऐसे लिख दूँ स्टोर आर नॉट ए लोड ए आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रिडंडेंट बोल सकते हो, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये पहला होता है रिडंडेंट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। दूसरा है आपका इसी में पीप होल में, दूसरा है आपका यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखना, यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर हमें जो कोई आपका इंक्रीमेंटर है उसकी वैल्यू को हमें 1 से बढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे हमने ये कोड लिखा मूव, ठीक है, जैसे हमें वैल्यू, जैसे सपोज हमें करनी i+1 करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया इसके लिए, मूव क्या किया हमने, i की वैल्यू को मैंने r नॉट में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, 1 को क्या किया r1 में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों को ऐड करा दिया, दोनों को ऐड कराया तो r नॉट r1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r नॉट इक्वल टू r नॉट प्लस r1, ठीक है, जो कि i+1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, मूव, फिर हमने जो रिजल्ट है वो किस में डाल दिया, वो हमने r नॉट में रिजल्ट डाल दिया, ठीक है। तो ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन इंस्ट्रक्शन का यूज करो आप। अगर ये पूरा काम, ये पूरा काम कौन कर देता, ये पूरा काम कर देता आपका इंक्रीमेंट आई, ये मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये एक मशीन इंस्ट्रक्शन ये पूरा काम कर देता, आई को 1 से बढ़ा देता। तो क्या करो, मशीन इंस्ट्रक्शन का यूज करो, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट आई, तो इतना सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट आई आपका काम कर देता, ठीक है। अगला है, अगली टेक्निक है आपकी पीप होल में ही है, अगली टेक्निक है आपकी स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। स्ट्रेंथ रिडक्शन, स्ट्रेंथ क्या हो गया भाई, ये स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, अरे भाई क्या हो गया, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ रिडक्शन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, थोड़ा मैं जल्दी इसलिए भी कर रहा हूँ, ये ऊपर जो आवाज आ रही है ना डिस्टर्ब करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ रिडक्शन, किसी का इंटीरियर चल रहा है ऊपर, स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। तो I/2, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये आपका राइट शिफ्ट है। यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हाई कॉस्ट के ऑपरेटर को लो कॉस्ट के ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, डिवाइड, राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट शिफ्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये होता है आपका राइट शिफ्ट और ये होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट। तो हमने क्या किया, हाई कॉस्ट के ऑपरेटर को लो कॉस्ट के ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। या ऐसे, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि स्ट्रेंथ रिडक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ यार, ठीक है। अगला है आपका, तो ये क्या है, ये क्या है, ये हाई कॉस्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू डिवाइड होगी, ठीक है, कम होगी, इसमें क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्या है आपका, रिमूवल ऑफ, अरे सिंपल यहाँ पे लिख लो, हाई कॉस्ट के ऑपरेटर को, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, हाई कॉस्ट के ऑपरेटर को आपको लो कॉस्ट के ऑपरेटर से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, बस इतना याद रखो बस। अगला है आपका रिमूवल, रिमूवल ऑफ अनरीचेबल कोड, ये सब पीप होल में है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनरीचेबल कोड, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ऐसे डिफाइन करते हैं ना अपने कोड में, डिफाइन डिबग जीरो, क्या डिबग को क्या जीरो से हमने डिफाइन कर दिया, इफ डिबग, और क्या है पीएफ हाई, ठीक है, पीएफ मतलब प्रिंटफ हाई, एल्स प्रिंटफ बाय। तो बताओ इसमें से क्या प्रिंट होगा, बताओ क्या प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में, तो यहाँ से क्या आउटपुट आएगा आपका, बाय, ठीक है। तो आप चाहो तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्टली यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है, तो आपको पता है क्या, सीधे कंट्रोल एल्स में ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, रिमूव कर दो अनरीचेबल कोड, ठीक है।
ये है आपका रिमूवल ऑफ अनरीचेबल कोड। पांचवा है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी देख लो, अगर कभी कभी ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, ठीक है, इस वजह से फॉर कंप्लीशन पर्पस देख लो सब कुछ। फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? वैसे जो पहली वाली जो मैंने टेक्निक्स पढ़ाई थी आपको, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। खासकर ये लूप ऑप्टिमाइजेशन वाली जरूर पता होनी चाहिए आपको। स्ट्रेंथ रिडक्शन थोड़ा बहुत पता होना, बाकी से अगर थोड़ा बहुत नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे पी फोल वगैरह है, देख लो बस एक बार, समझ लो इनको, ठीक है, टेक्निक्स को। लेकिन जो पहली वाली टेक्निक्स है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन में क्या, जैसे जैसे हम बार बार ऐसे लिख रहे हैं, गो टू L1 में लिखा, L2 पे जाओ, L2 में लिखा, गो टू L3 पे जाओ, ठीक है, और L3 पे लिखा, गो टू L4, जो हमने एक फ्लो मेंटेन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या एरर है सपोज, तो अगर हमें L4 पे जाना है L1 से, तो हम डायरेक्टली भी तो ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कैसे, इसको डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं, L1 पे ही डायरेक्टली लिख दो ना, गो टू L4। ये इतना लिखने की क्या जरूरत है कि भाई पहले L1 से L2 जाओ, फिर L2 से L3 जाओ, फिर L3 से L4 जाओ, नहीं, डायरेक्टली हम जाएंगे गो टू L4, ठीक है, और सीधे, और ये क्या एरर के लिए, ठीक है, अगर कंडीशन फेल होती है तो इसको ऑप्टिमाइज करो पूरा, ठीक है, इस फ्लो को ऑप्टिमाइज करो, डायरेक्टली लिखो L1 से हमें L4 पे जाना है, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये हमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं कि हम एक एक करके बढ़े, पहले L1 से L2 जाओ, फिर L2 से L3 जाओ, फिर L3 से L4 जाओ, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। सीधे स्टेटमेंट ये वाला लिखो, गो टू L4, ठीक है। 6 है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ये भी मैं करा चुका हूँ। अलजेब्रिक वैसे ही कुछ है, जैसे स्ट्रेंथ रिडक्शन भी मैंने करा दिया था। सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है आपका, जैसे ये 1 है और ये और है, ठीक है। तो एक चीज़ बताऊँ, और गेट में अगर एक भी इनपुट आपका हाई होता है तो आउटपुट क्या हाई आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो। इसमें क्या है, अगर एक भी इनपुट लो आता है तो लिख सकते हैं, वही अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो मैंने आपको यहाँ कराया था, ये इसको सीख लेना बस, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग आपको पता है, कांस्टेंट को फोल्ड करके नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे 10 + 20 + 30 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्टली डायरेक्टली क्या लिखना है, इसी चीज़ को डायरेक्टली लिख दो, कैसे 60, ठीक है, कांस्टेंट को फोल्ड करके लिखो, ठीक है। तो ये हो गई पी फोल्ड ऑप्टिमाइजेशन में कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। कांस्टेंट फोल्डिंग, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, रिमूवल ऑफ अनरीचेबल कोड, स्ट्रेंथ रिडक्शन, आपका यूज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्टली इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे मशीन इंस्ट्रक्शंस का यूज करना सीखो, ठीक है। ये पूरा काम, ये 1 2 3 4 4 इंस्ट्रक्शन लिखने के अलावा आप ये पूरा काम कैसे कर सकते थे, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से, इंक्रीमेंट आई, ठीक है। इसमें क्या है, रिडंडेंट लोड एंड स्टोर, ठीक है, रिडंडेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक लिख दो काम बन जाएगा, दोनों लिखोगे तो क्या होगा, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। एक ही चीज लिखो, ठीक है, रिडंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो पी फोल ऑप्टिमाइजेशन में ये कुछ टेक्निक्स थी, ठीक है। और पी फोल किसके अंदर था, मशीन इंडिपेंडेंट कोड को हम जब ऑप्टिमाइज कर रहे थे तो उसकी पहली टेक्निक क्या थी, पी फोल ऑप्टिमाइजेशन। और इसमें अब दूसरी टेक्निक है आपकी रजिस्टर एलोकेशन। जितना हो सके उतने कम रजिस्टर का यूज करो, ठीक है। रजिस्टर एलोकेशन, लो लेवल में क्या, लो लेवल जैसे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ते हो या सीओए वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पे सब सारा गेम का रजिस्टर्स का होता है, ठीक है। तो जितना हो सके कम रजिस्टर में काम करो, ठीक है, और वैल्यू चेंज ना हो बस। ट्राई टू यूज ट्राई टू यूज less register without changing the meaning of the program। जितना हो सके उतना कम रजिस्टर्स का यूज करो, बट मीनिंग जो है आपकी प्रोग्राम की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर कम करने के चक्कर में प्रोग्राम की मीनिंग ही चेंज हो गई या फिर कोई वैल्यू ओवरराइट कर दिया आपने, नहीं, ऐसा नहीं करना। कोशिश करो रजिस्टर कम यूज हो और आपके प्रोग्राम की जो वैल्यू है, ठीक है, वो भी चेंज ना हो, ठीक है। अब क्या है, टेक्निक्स हमने सारी पढ़ ली, अब क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following ANSI code
ठीक है, कोड दिया हुआ है, कोड सी कोड सेगमेंट, एनसाई सी कोड सेगमेंट, ठीक है, इसको मैं ऑप्टिमाइज करूँगा। ठीक है, जेड इक्वल टू दिया हुआ एक्स प्लस 3 प्लस वाई गोज टू F1, ठीक है, वाई इक्वल टू, ये क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, देखना भी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर ये लूप दिया हुआ है आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 200, ठीक है, लूप कितनी बार चलेगा, 200 बार, 0 से लेके 199 तक। ठीक है, और आई इक्वल टू आई प्लस 2 नहीं, 100 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि आई 2 से बढ़ रहा है। ठीक है, इफ जेड इज ग्रेटर देन आई, ठीक है, पी इक्वल टू पी प्लस एक्स प्लस 3, क्यों, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एल्स पी इक्वल टू पी प्लस F2, ठीक है, क्यू इक्वल टू क्यू प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपको कोड दिया हुआ है, इसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, और इसमें आपको बताना है कि कितने एडिशन होंगे। ठीक है, कितने इसमें एडिशन होंगे और कितने इसमें डी रेफरेंस ऑपरेशन होगा। डी रेफरेंस, ये वाले कितने डी रेफरेंस ऑपरेशन होंगे इसमें। ठीक है, एडिशन बताने और डी रेफरेंस ऑपरेशन बताने कितने होंगे। ठीक है, assume that the variable y points to struct allocated on the heap containing two fields f1 and f2, ठीक है, and the local variable x y z p q इसमें दिए हुए, ठीक है, and I are allocated register, ठीक है, सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन ऑप्टिमाइजेशन इज अप्लाइड ऑन द कोड। ठीक है, जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कोड को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइज करने के बाद आपको नंबर ऑफ एडिशन एंड द नंबर ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेशन बताने कितने होंगे। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 403 एडिशन एंड 102 आपका डी रेफरेंस ऑपरेशन, और 203 एंड 303 एंड 102, और डी है आपका ये PYQ है। ठीक है, एंड 2। ठीक है, इसमें आपको एडिशन और डी रेफरेंस ऑपरेशन बताना है। मुझे एक चीज बताओ, जो डी रेफरेंस ऑपरेशन है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू, लिखा हुआ है y इक्वल टू F1, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं a गोज टू f, तो इसको कैसे लिख देते हैं, स्टार a डॉट b, तो ये क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, जैसे y गोज टू F1 लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्टार, ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में, F1। ठीक है, तो ये क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो यही हमें बताने कितने डी रेफरेंस ऑपरेशन होंगे और दूसरा इसमें एडिशन कितने होंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद बताना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आई यहाँ पे कितने 2 से बढ़ रहा है, लूप वैसे 200 बार चलता, लेकिन यहाँ पे आई 2 से बढ़ रहा है, तो लूप कितनी बार चलेगा, 100 टाइम्स। लूप कितनी बार चलेगा, 100 टाइम्स। गौर से देखना, 100 टाइम्स। ठीक है, एक चीज बताओ, चाहे इफ एग्जीक्यूट हो चाहे एल्स एग्जीक्यूट हो, ठीक है, लूप 100 टाइम्स ही चलेगा। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि इफ है एल्स है तो 200 बार चल जाएगा, नहीं, कुछ भी हो लूप आपका 100 बार चलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल आपका 50 बार एल्स में जाए और 50 बार इफ में जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सारा बार कंट्रोल आपका इफ में ही चला जाए, ठीक है, और एल्स में एक बार भी ना जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 75 बार इफ में चला जाए और एल्स में 25 बार चला जाए, लेकिन लूप आपका सिर्फ 100 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। कोड को 100 टाइम्स ही आपका क्या बोल सकते हो, जो आपका लूप है ये आपका 100 टाइम्स ही चलेगा। ठीक है, चाहे इफ एग्जीक्यूट करे चाहे एल्स एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए बस इतना माना कि सपोज जो आपका लूप है, ठीक है, जो आपका कंट्रोल है वो 100 टाइम्स इफ में जाता है। ठीक है, आप एल्स मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने माना या तो इफ मानो या तो एल्स मानो, मैंने माना कि जो कंट्रोल है आपका वो इफ में जाता है। ठीक है, तो 100 टाइम्स इफ में जाता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं एडिशन और आपका डी रेफरेंस ऑपरेशन। मुझे एक चीज बताओ, बिना ऑप्टिमाइजेशन के, मैंने अभी कोई ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं किया, विदाउट
ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ टाइम देने की जरूरत है तो यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। विदाउट ऑप्टिमाइजेशन बताओ एडिशन कितने हैं, 1 2 3, 3 हो गई है, ठीक है। और 3 ये, और इफ में कितने 3 होंगे, और लूप कितनी बार चलेगा 100 बार, तो ये कितनी बार 1 2 3, टोटल कितने हो गए, ये लूप के अंदर है ना ये 3 एडिशन, ठीक है। हर एक एडिशन में 3 एडिशन होंगे, ठीक है। लूप कितनी बार चलेगा 100 बार, तो 300 एडिशन ये, ठीक है। अभी देख रहे ना, और 3 ये ऊपर वाले, तो ये 303। और एक चीज मत भूलना, ये वाला बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि हर एडिशन में ये वाला भी तो एडिशन ऐड होगा, क्योंकि हर बार आई क्या 2 से बढ़ेगा, ठीक है। हर बार आई 2 से बढ़ेगा, तो 100 यहाँ पे भी होंगे 100, क्योंकि टोटल इसमें कितने एडिशन लूप में आ गए, लूप के अंदर कितने एडिशन है, 1 2 3, ये लूप के बाहर नहीं है, लूप के अंदर ही है, तो टोटल 4 एडिशन, ठीक है, आपके लूप के अंदर है, ठीक है। हर एक आइटरेशन में 4 बार एडिशन होगा, ठीक है। तो लूप 100 बार चलेगा तो एडिशन कितने होंगे 400, तो 300 ये अंदर वाले, एक ये 100 आई वाले, 400 और 3 बाहर थे। तो जब हमने ऑप्टिमाइज अभी परफॉर्म नहीं किया, ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं किया, तो एडिशन कितने थे 403, ठीक है। अब डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने हो रहे थे आपके पास जब हमने ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं किया, ध्यान से देखो 1 2, ठीक है, प्लस लूप के अंदर हो, लूप के अंदर ये, ठीक है, लूप के अंदर ये सिर्फ एक ही हो रहा है, तो कितना, और लूप कितनी बार चल रहा है 100 बार, तो ये 100, तो टोटल डी रेफरेंस ऑपरेशन कितने थे 102। ये कब है, विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, हमने इस पे अभी कोई भी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। अब हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। देखना हमने क्या किया, जो ये डी रेफरेंस ऑपरेशन है, इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने Z1, ठीक है, Z1 मान लिया, Z1 इक्वल टू y इक्वल टू F1, देखे रहना। और हमने इसको इसको हमने मान लिया y बराबर F2, ठीक है। और हमने इसको Z3 इक्वल टू मान लिया x प्लस 3, देखे रहना, देखे रहना, ठीक है। ये मान लिया, अब लिखो ऑप्टिमाइज कोड, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने वेरिएबल में डाला, क्योंकि हम एडिशन और डी रेफरेंस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब जो मैं ऑप्टिमाइज कोड लिखने वाला हूँ, जेड इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने Z1 मान लिया, ठीक है। मानने से पहले क्या करोगे, मानने से पहले इनको इनिशियलाइज भी तो करो, ठीक है। मानने से पहले क्या करोगे, इनको इनिशियलाइज, तो मैंने माना क्या क्या है, Z1 इक्वल टू क्या माना है, y गोज टू F1, Z2 इक्वल टू क्या माना मैंने, y गोज टू F2, ठीक है। और क्या किया, और Z3 इक्वल टू माना है मैंने x प्लस 3, ध्यान से देख लेना। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z3 प्लस Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z3 प्लस Z1 प्लस Z2, ध्यान से देखे रहना, ठीक है। और x प्लस 3 की जगह पे क्या माना मैंने Z3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z3 आ जाएगा, और यहाँ पे Z1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने Z1 मानी है और इसकी वैल्यू मैंने Z3 मानी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 200 प्लस i प्लस इक्वल टू 2, ठीक है, इफ, ठीक है। और क्या था, z इज ग्रेटर देन i, इफ z इज ग्रेटर देन i, ठीक है। और फिर p इक्वल टू क्या था, p प्लस x प्लस 3, और x प्लस 3 को मैंने क्या माना है भैया, क्या माना है Z3, तो यहाँ पे लिख दो p प्लस Z3, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट क्या था आपका, q इक्वल टू q प्लस y गोज टू F1, इसको मैंने क्या माना है, इतने को मैंने क्या माना है Z1 माना है, तो यहाँ पे लिख दो q प्लस Z1, ये इफ का पार्ट खत्म, और एल्स का पार्ट चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि अभी हम कंट्रोल 100 टाइम एल्स में ही जा रहा है, ठीक है, 100 टाइम, ठीक है। लूप तो 100 बार ही चलेगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सारा वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज करने के बाद, ये क्या है, ऑप्टिमाइज कोड है, ऑप्टिमाइज कोड है, ठीक है। अब इसमें एडिशन बताओ, एडिशन बताओ, एडिशन बताओ भाई, एडिशन बताओ, एडिशन कितने होंगे, एक ये एडिशन हो रहा है, 2 3, तो 3 तो पहले ये लिख लो। अब पहुंचो लूप के अंदर, लूप के अंदर कितने एडिशन है, 1
2 और ये वाला मत भूलना, ये वाले बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, ये वाला मत भूलना, ठीक है। टोटल 3 एडिशन लूप के अंदर हो रहा है। लूप चल कितनी बार रहा है? 300 बार। तो सॉरी 100 बार। तो हर एक एडिशन में अगर 3 एडिशन हो रहे हैं और लूप 100 बार चल रहा है तो 300, तो टोटल कितना हो गया? 303 आपके एडिशन हो गया। अब डी रेफरेंस ऑपरेशन, डी रेफरेंस ऑपरेशन देखना, 1 2, ठीक है, और आपका बस 2। अब बताओ तीसरा कोई हो रहा? कहीं पे नहीं हो रहा। ये Z3 है, ये उसको वो मत मान लेना डी रेफरेंस ऑपरेशन, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। सिर्फ 2 डी रेफरेंस ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, जब कोड को मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया था तब कितने 403 एडिशन थे और 102 डी रेफरेंस ऑपरेशन थे। जब हमने कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया तब एडिशन कितने हो गए? 303, 100 डिक्रीज हो गए, और डी रेफरेंस ऑपरेशन 100 डिक्रीज हो गए। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? इसका ऑप्शन है आपका 303 और 102, ठीक है। अब अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है कि भाई आपने ठीक है, आपने इफ वाला पार्ट कर दिया, ठीक है, इफ की हेल्प से कर दिया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो ठीक है 100 टाइम्स एल्स में जाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। कर ध्यान से देखो, वैसे ही दिया हुआ है, इसको क्या करोगे? अगर एल्स के लिए कोई चाहता है, अगर चेक करना चाहता है कि भाई नहीं हम एल्स के लिए ट्राई करेंगे, तो इसको Z2 से रिप्लेस कर दो और इसको Z3 से, ठीक है। बाकी सब सेम, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में देखो, यहां से भी सेम ही आने वाला है, सेम ही नंबर आएगा, यही सेम नंबर आएगा, ठीक है। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई लूप इसमें 100 टाइम्स ही क्यों चलेगा? भाई कुछ भी कर लो तुम, इफ एल्स वाली कंडीशन जैसे ऐसे समझो, जैसे जैसे ये कंडीशन एक दी हुई है, जैसे लूप है यहाँ पे, ठीक है। सपोज लूप ये 50 बार चलता है, लूप तो 50 बार ही चलेगा। आप चाहे इसके अंदर कुछ भी डाल दो, इसके अंदर मैंने इफ डाल दिया, ठीक है, इफ के अंदर कुछ कोड पड़ा हुआ है और एल्स के अंदर कुछ कोड डाल दिया, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, ऐसा है क्या कि 50 बार इफ चल जाएगा, 50 बार एल्स चल जाएगा? नहीं भाई, ये पूरा लूप तो 50 बार ही चलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि 25 बार कंट्रोल इफ में जाए और 25 बार एल्स में जाए, या ऐसा हो सकता है कि 40 बार इफ में जाए और क्या बोल सकते हो 10 बार इसमें जाए, ठीक है। तो लूप 50 बार ही चलेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया कि जो कंट्रोल है आपका वो 50 बार ही जो है पूरे बार ही इफ में जाता है। आप चाहो एल्स को मान के कर सकते हो, या आप चाहो दोनों को 50-50 मान के भी कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइव वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक 2023 में भी आया था, ठीक है, और एक शायद अभी भी आया है, ठीक है, 2025 में, और एक पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइव वेरिएबल एनालिसिस में करते समय बस 2 चीज याद रखना, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है और यूज करने से पहले वो डिफाइन तो नहीं हुआ है। अगर वो वेरिएबल यूज जहां हो रहा है उससे पहले अगर वो डिफाइन हुआ है तो वो क्या होगा? डेड वेरिएबल होगा, ठीक है, डेड, ठीक है। और अगर यूज हुआ है उससे पहले डिफाइन नहीं है तो क्या होगा? वो वेरिएबल लाइव होगा। बस इतना याद रखो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। दुनिया भर की कहानी में नहीं पढ़ना। अगर कोई वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पाथ में अगर कोई भी वेरिएबल यूज हो रहा है और यूज होने से पहले अगर वो डिफाइन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो वेरिएबल लाइव है। लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे ए प्लस सी लिखा, ठीक है, और इसको बी के इक्वल कर दिया, और फिर आपने सपोज ई प्लस एफ लिखा और ए कर दिया, और ये सब किसमें हो रहा है? बेसिक ब्लॉक में होता है। बेसिक ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब आपने चेक किया कि ए लाइव है कि नहीं, आपने देखा ए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है, लेकिन यूज होने से पहले ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पे इसे डिफाइन भी किया गया है। अगर इसे डिफाइन किया गया है तो इसका मतलब ये वेरिएबल क्या है? ए क्या है? डेड है। अगर यहाँ पे डिफाइन ना किया होता, सपोज यहाँ पे होता आपका कुछ भी ले लो, जेड होता यहाँ पे, अगर जेड होता तो ये यूज हो रहा है लेकिन डिफाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए क्या होता? लाइव होता। लाइव बोल दो या बोल दो एलाइव बोल दो, ठीक है, जिंदा होता, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, लाइव एलाइव होता, ठीक है। अगर डिफाइन हो रहा है उससे पहले तो क्या है आपका? वो डेड है। बस इतनी सी कहानी है आपकी लाइव और वेरिएबल एनालिसिस में, ठीक है। तो देख, एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, थ्योरी बाद में देख लेंगे, पहले हम एक जो क्वेश्चन था पीवाईक्यू था उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, 4 अपने पास बेसिक ब्लॉक दिए हुए, ठीक है, ठीक है, एक ये बेसिक ब्लॉक है और एक ये बेसिक ब्लॉक है। टोटल 4 बेसिक ब्लॉक अपने पास दिए हुए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है
एक तो इस बेसिक ब्लॉक में स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2, इसको हटाओ, इसमें दिया हुआ है ये बेसिक ब्लॉक 1 है, ये बेसिक ब्लॉक 2 है, ठीक है, ये आपका बेसिक ब्लॉक 3 है, ये आपका बेसिक ब्लॉक 4 है, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं P इक्वल टू Q प्लस R, S इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है, और U इक्वल टू S एस्टेरिस्क V, ठीक है। और इसमें क्या है V इक्वल टू R प्लस U, ठीक है, और Q इक्वल टू V प्लस R, ठीक है, और Q इक्वल टू S इंटू, ठीक है। और हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेसिक ब्लॉक 2 में कौन कौन से वेरिएबल लाइव है और बेसिक ब्लॉक 3 में कौन से वेरिएबल लाइव है, और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो बस, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, इसमें बताओ हमें सबसे बेसिक ब्लॉक 2 और 3 में बताओ, और ये दिया हुआ था, ये पाथ भी दिया हुआ था ऐसा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताना, सपोज हम चेक कर रहे हैं इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो एक चीज़ बताओ, आर यहाँ पे यूज हुआ है, आर यहाँ पे यूज हुआ है, आर क्या यहाँ पे लाइव है, उससे पहले डिफाइन नहीं है, ठीक है, आर यहाँ पे लाइव है, यू यहाँ पे यूज हुआ है, यू भी डिफाइन नहीं है, तो यू भी यहाँ पे लाइव है, वी क्या है यहाँ पे डिफाइन है ना, तो ये क्या है, वी क्या है, डेड है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आर हो गया, यू हो गया, वी हो गया, अब मैं बात करूं क्यू की, जैसे ही आपने आगे देखा क्या है, क्यू यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो डेड है, ठीक है। फिर क्या बचा आपका, क्या बचा, आर हो गया, यू हो गया, क्यू हो गया, आपका क्यू हो गया, आपका एस बचा। एस के बारे में बताओ क्या ख्याल है, आगे का एस, यहाँ पे एस देखो ये यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, इससे पहले कहीं डिफाइन हो रहा है नहीं, तो एस भी क्या है आपका, एस यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे हम नहीं जा सकते ना, यहाँ पे कहाँ जा सकते, यहाँ से हम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे उल्टी एज है, ठीक है, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो एस कहाँ, यहाँ एस ये देखो यूज हो रहा है, यहाँ गलत चले गए थे क्योंकि यहाँ पे तो एस ऐसी है ना, उल्टी एज है, तो यहाँ पे कैसे पहुंच जाओगे, सीधे यहाँ से यहाँ जाओगे देखने, यहाँ जाओ, एस यहाँ पे देखो यूज हो रहा है, बट यूज होने से पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मतलब ये डेड है, ठीक है। अब क्या बचा, पी देखो यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे यूज हो रहा है, पी देखो ये यूज हो रहा है, यहाँ पे पी यूज हो रहा है, लेकिन यूज होने से पहले क्या डेड डिफाइन हो रहा है, डिफाइन है मतलब ये पी डेड है। तो बेसिक ब्लॉक 2 में कौन कौन लाइव है, अपना अपना आर है और अपना यू है, सिर्फ यही दो लोग जो है ये अपने लाइव है यहाँ पे बेसिक ब्लॉक 2 में। अब बेसिक ब्लॉक 3 में देख लो, एस क्या है अपना, यहाँ पे देखो एस का यूज हो रहा है, डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो ये लाइव है, यहाँ पे यू भी लाइव है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम किसके लिए, अब हम चेक करते हैं आर के लिए, पहले लिख लेते हैं, आर के लिए चेक कर लेते हैं, यू वी के लिए चेक कर लेते हैं, और आपका पी के लिए चेक कर लेते हैं, और क्यू के लिए, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये लाइव, वी यू यूज हो रहा है यहाँ पे, ये भी लाइव है, ठीक है। डिफाइन अगर होगा, क्यू यहाँ पे देखो डिफाइन है, इसका मतलब क्या, क्यू क्या है, डेड है, ठीक है। पी के बारे में देखते हैं, पी कहाँ यूज हो रहा है, एच ये गई है देखो, पी यहाँ पे यूज हो रहा है, पी पहले यहाँ पे क्या है, डेड है, डिफाइन या ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे क्या देखा, पी यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, ये डिफाइन कर दिया, डिफाइन मतलब ये डेड है। अब जैसे वी की बात करें, वी देखो, वी कहाँ है भाई, वी कहाँ है, वी कहाँ है, यहाँ से क्या वी, ये देखो वी यहाँ पे यूज हो रहा है, उससे पहले देखो क्या डेड है, डिफाइन हो रहा है नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी क्या है, वी क्या है यहाँ पे, लाइव है, ठीक है, क्योंकि यूज हो रहा है, हमें बस यूज और डिफाइन पे ध्यान देना, ठीक है। अब क्या बचा आर, आर देखो आर भी यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है, वी भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो आर भी क्या आपका लाइव है, ठीक है। तो क्या होगा, बी 2 में कौन कौन लाइव है, आपका आर और यू, और B3 में आपका कौन सा लाइव है, आपका एस यू आर, आपका वी, हाँ यही, और दोनों में इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, आर और यू, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। चाहो तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या हो रहा है असल में, इसमें हो क्या रहा है, मेरे को खुद थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो इसमें हमें यूज और देखना है कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, और यूज होने से पहले बस वो डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें इसमें बेसिक ब्लॉक 2 में कौन वेरिएबल लाइव है, और बेसिक ब्लॉक 3 में कौन से वेरिएबल लाइव है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है। जैसे कोई B2 में पूछा हमने, तो देखो पहले वेरिएबल लिख लो आर,
U V P Q S। बताओ, यहाँ पे R यूज हो रहा है, उससे पहले डिफाइन नहीं हो रहा है, लाइव है। U यूज हो रहा है, लाइव है। ठीक है, V के बारे में डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन मतलब डेट। P के बारे में, यहाँ देखो P है, नहीं है P, फिर यहाँ है, यहाँ देखो ये यूज हो रहा है, यूज होने से पहले क्या है, यहाँ पे ये डिफाइन है, डिफाइन मतलब क्या है, डेड है। Q के बारे में बात करो, Q देखो यहाँ पे डिफाइन है, यूज नहीं, डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये डेड है। S के बारे में बात करो, पाथ देखो, पाथ देखो, पाथ यहाँ पे देखो S, यहाँ मत चले जाना, ये S देखना, यहाँ से यहाँ, ये देखो S यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन यूज होने से पहले क्या है, डिफाइन हो रहा है, तो ये डेड है। ठीक है, तो R और U इसमें लाइव है। अगर इसकी बात करूं मैं, R U ऐसे लिख लो, V P Q S। बताओ इसमें क्या हो रहा है, R देखो, R R R R पाथ में देखो, R कहाँ पे है, R R यहाँ से, इस एज से यहाँ पे आओ ना, यहाँ से सीधे आओ, यहाँ पे R क्या है, लाइव है, यूज हो रहा है। V भी लाइव है। Q क्या है, डिफाइन हो रहा है, तो ये डेड है। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, P, P के लिए हम यहाँ गए। ठीक है, P ये देखो यूज हो रहा है, बट यूज होने से पहले डिफाइन है, तो ये क्या, डेड है। S देखो, S यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ से हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो एक मिनट, आर दोबारा चेक करते हैं। आर यहाँ से लिया हमने, ठीक है, आर देखो, यहाँ से हम यहाँ देखे, आर यूज हो रहा है, लाइव है। ठीक है, वी देखा हमने, वी क्या है, वी भी यहाँ यूज हो रहा है, लाइव है। ठीक है, अब क्यू क्या है, क्यू डेड है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, कर दिया मैंने। पी के बारे में देखो, पहले यहाँ है देखा नहीं, अच्छा हाँ, फिर यहाँ से यही तो जा रहे हैं। पी, पी देखा, पी यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या डिफाइन है, तो पी डेड है। क्यू देखो, क्यू यहाँ पे डिफाइन है, तो क्या डेड है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और एस के बारे में देखो, एस के बारे में क्या है, एस यहाँ पे लाइव है। ठीक है, और यू भी लाइव है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लाइव क्या क्या है, आपका यहाँ पे आर लाइव है, एस लाइव है, यू लाइव है, और आपका वी लाइव है। दोनों में इंटरसेक्शन ले लो तो क्या आ जाएगा, आर कॉमा यू। तो ये एक सवाल था। ठीक है, अगर आपको देखो क्या है, यहाँ चेक करो, जो यूज हो रहा है, जो यूज हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, लाइव है, और जो डिफाइन हो रहा है वो क्या है, आपका डेड है। बस इतना सा कंसेप्ट, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, पहली बार में थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। ठीक है, मुझे लगा कि शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसी वजह से दोबारा से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, पाथ आपको देखना है, एजेस आपको देखनी है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, डायरेक्टली दिख गया मुझे यूज हो रहा है, इससे पहले डिफाइन नहीं हो रहा, तो मैंने बोल दिया ये दोनों लाइव है। ठीक है, फिर वी के लिए डिफाइन हो रहा है, ये क्या है आपका, डेड है। ठीक है, फिर पी के लिए चेक करना है, तो पाथ देखो, पाथ पी यहाँ पे नहीं है, फिर पाथ यहाँ पे देखो, यहाँ पी यूज हो रहा है, बट उससे पहले डिफाइन हो, तो डेड है। क्यू के बारे में डायरेक्टली नीचे आया, देखा क्यू यहाँ पे डिफाइन हो, डेड है। एस के बारे में यहाँ से यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ गए, देखा ये यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये डिफाइन हो रहा है, तो ये डेड है। बस ऐसे हमें सारा काम करना है। ठीक है, तो ये होगा आपकी लाइव वेरिएबल एनालिसिस। अब चाहो तो इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लो, जैसे कि अगर कोई वेरिएबल एक्स जो है वो लाइव है, वेरिएबल एक्स इज लाइव एट स्टेटमेंट आई। ठीक है, ठीक है, तो पहला देयर शुड बी a path from ith स्टेटमेंट टू jth, ये डेफिनेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एट द jth स्टेटमेंट, ठीक है, एट द jth स्टेटमेंट यू हैव टू रीड x। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे x रीड किया, ठीक है, और रीड करने से पहले राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द jth स्टेटमेंट यू हैव टू रीड x। थर्ड क्या है, नो राइट टू x बिफोर रीड। ठीक है, रीड से पहले क्या, राइट नहीं होना चाहिए। वही चीज तो मैं कर भी रहा था यहाँ पे, देखो क्या, यहाँ पे मैंने एस को रीड किया, उससे पहले क्या है, ये राइट है यहाँ पे। ठीक है, तो डेड है। ठीक है, राइट नहीं होना चाहिए, तो वही चीज ये डेफिनेशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, यूज और डिफाइन, ये दो वर्ड पकड़ लो, काम बन जाएगा। ठीक है, यूज हो रहा है मतलब अलाइव है, बट यूज होने से पहले ऊपर डिफाइन ना हो, अगर डिफाइन है तो क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइव वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, अब एक और भी है आपकी लाइव वेरिएबल एनालिसिस, लोकल। ठीक है, लोकल मतलब सिर्फ एक बेसिक ब्लॉक में ही अगर पूछ दिया जाए। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, आप ग्लोबली कर रहे थे, ठीक है, बट
अगर आपके ब्लॉक के अंदर पूछ दिया जाए, सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर, जैसे ऐसे पूछ दिया जाए कि B1 के अंदर कौन कौन से वेरिएबल लाइव है, तो उस केस में उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, तो लिखो लोकल वेरिएबल एनालिसिस। जैसे जैसे इसमें दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल एनालिसिस में, या बोल दो ब्लॉक वाइज एनालिसिस, ब्लॉक वाइज एनालिसिस। ठीक है, इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है आपका जेन जेन फंक्शन, ठीक है, एक आपका जेन फंक्शन होता है, एक होता है आपका किल फंक्शन। जेन फंक्शन मतलब जो वेरिएबल पुरानी वैल्यूज, ठीक है, जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, पुरानी वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं, वो होते हैं आपके जेन फंक्शन में आते हैं। ठीक है, किल में क्या, जो लोग अपडेट हो रहे होते हैं वो किल में आते हैं। जैसे लिख लो यहाँ पे दिस सेट, अभी नहीं समझ में आएगा, दिस सेट ऑफ, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है, लाइव, द सेट ऑफ लाइव वेरिएबल इन बेसिक ब्लॉक आर। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हो, बट ऐसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और द सेट ऑफ वेरिएबल, द सेट ऑफ वेरिएबल, द सेट ऑफ वेरिएबल which reading old values, which reading old values in the basic block only, in the basic block only, basic block only। हमें वो वेरिएबल चाहिए कि जेन जेन फंक्शन में कौन से वेरिएबल आएंगे, आपके जो बेसिक ब्लॉक के अंदर पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ वेरिएबल विच रीडिंग ओल्ड वैल्यूज इन दी बेसिक ब्लॉक। ठीक है, जो पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। किल में क्या होगा, जो वेरिएबल अपडेट हो रहे होंगे। ठीक है, यहां पे लिख लो दिस सेट ऑफ वेरिएबल्स अपडेटेड इन बेसिक ब्लॉक आर। ठीक है, सपोज आर एक बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल क्या हो रहे होंगे, अपडेट हो रहे होंगे, वो किल में आएंगे। ठीक है, जैसे कि ठीक है, हम ब्लॉक वाइज एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, एक ये बेसिक ब्लॉक है आपका, फिर आपका एक ये बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, फिर आपका एक ये बेसिक ब्लॉक है, फिर आपका एक ये बेसिक ब्लॉक है, और फिर आपका एक ये बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें कुछ एजेस है, इसमें कुछ स्टेटमेंट है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, और एम इक्वल टू सी इंटू 2। ठीक है, और ये एज है पूरी। ठीक है, एच को पूरा ऐसे मिला दो नीचे। ठीक है, ये इसमें है, और ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, और ये लूप पीछे, ठीक है, इससे कनेक्टेड है ये। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि मैं लिख रहा हूँ, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एम। ठीक है, और इसमें क्या है, ए इक्वल टू, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं बेसिक ब्लॉक में। ठीक है, इफ ए इज लेस देन 12। ठीक है, और इसमें दिया हुआ टी वन इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू दिया हुआ है टी वन प्लस सी, और इसमें थोड़ा जगह कम पड़ गई है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा जगह बढ़ा लेंगे। और अगला है इसमें प्रिंटफ, प्रिंटफ हाई। ठीक है, हाई को प्रिंट कराना है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन कौन सा वेरिएबल लाइव है और कौन कौन सा वेरिएबल डेड है। ठीक है, लाइव मतलब जेन फंक्शन, और डेड मतलब किल फंक्शन। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ हेलो, पीएफ हेलो। ठीक है, ये स्टेटमेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो कितने बेसिक ब्लॉक है अपने पास, B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है, क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल एनालिसिस हमें करनी है, ब्लॉक वाइज बताना है कौन कौन सा वेरिएबल लाइव है, कौन सा
बोल सकते हो कि लाइव है, कौन सा लाइव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नीचे से बैकवर्ड एनालिसिस करते हैं, नीचे से करते हैं, ठीक है। ऊपर से भी कर सकते हो बट हम नीचे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे से हम क्यों कर रहे हैं इसका कारण है। अभी आगे चल के हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूछेगा कि बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे कौन सी वेरिएबल लाइव है और बेसिक ब्लॉक के एग्जिट पे कौन सी वेरिएबल लाइव है। तो उसमें हम बैकवर्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो उस वजह उसमें भी हम किल फंक्शन और जेन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो इस वजह से हम पहले से आदत बनाते हैं बैकवर्ड एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो वेरिएबल नहीं, सीधा सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए जेन क्या है, कोई वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, ना कोई वेरिएबल यहाँ पे ओल्ड वैल्यू रीड कर रहा है, तो यहाँ पे जेन फंक्शन क्या होगा 5, ठीक है। और आपका किल फंक्शन भी क्या होगा, किल क्या होगा, अरे सीधे सीधे लिखो जिन, एक मिनट सीधे लिखो, ये बेसिक ब्लॉक 6 है ना, तो इसको G6 बोल दो, जिन फंक्शन हो जाएगा क्या 5। इसके लिए किल फंक्शन K6 क्या हो जाएगा आपका, कोई वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा तो 5। अब इसमें 5 में हो तो G5 जेन फंक्शन क्या हो रहा है, ध्यान से देखो इसमें A और B क्या पुरानी वैल्यूज को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो A और B आ गया, ठीक है। साथ साथ क्या हो रहा है, T भी जो है T1 भी, T1 क्या है, और ये सॉरी T1 नहीं, T1 तो अपडेट हो रहा है, C बताओ पहले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, T1 एक यहाँ पे लिख लो किल भी K5, ध्यान से देखो तो T1 क्या हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और फिर और A और B पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहे हैं तो A भी लिख दिया। फिर यहाँ पे C भी क्या है, C क्या है, पुरानी वैल्यू रीड कर रहा है, ठीक है। और बाद में क्या हो रहा है, लास्ट में A क्या हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, तो यहाँ पे किल में आ गया, ठीक है। जो अपडेट हो रहा है वो किल में आ रहा है, और जो पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहा है वो जेन में आ रहा है, ठीक है। और जो पुरानी वैल्यूज रीड कर रहा है वो क्या है, वो वेरिएबल लाइव है, और जो अपडेट हो रहा है वो किल मतलब डेड, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ए देखो क्या है, इसमें ए क्या है, पुरानी वैल्यू ले रहा है यहाँ से, ये देखो पुरानी वैल्यू यहाँ से ले रहा है, ये वाली ये जहाँ पे जो अपडेट हो रही है यही वैल्यू यहाँ पे ले रहा है, तो ये ओल्ड वैल्यू ही ले रहा है। तो जेन क्या हो गया आपका ए, और किल क्या, कोई वेरिएबल इसमें अपडेट तो हो नहीं रहा है, तो किल क्या होगा 5। अब जैसे इसमें 3 में हो, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें अगर बता लेगा तो काम बन जाएगा आपका। जेन क्या, इसमें ए देखो, ए यहाँ पे, यहाँ पहले, यहाँ क्योंकि असाइनमेंट क्या बाद में होता है, पहले पहले यहाँ पे रीड होगा, पहले रीड होगा, असाइनमेंट तो बाद में होगा ना इसको कैलकुलेट करके। तो पहले ए क्या है, ए यहाँ से ये ए वाली वैल्यू पुरानी वैल्यू यहाँ से रीड भी कर रहा है, पुरानी वैल्यू यहाँ से रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद जब यूज हो जा रहा है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये अपडेट भी हो रहा है। तो अपडेट हो रहा है तो क्या होगा, किल भी क्या होगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें ए और एम दोनों ही पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहे हैं, तो G2 क्या हो जाएगा, ए कमा एम, कोई वेरिएबल देखो अपडेट नहीं हो रहा, सिर्फ कंपेरिजन हो रहा है, अपडेट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो K2 क्या हो जाएगा 5। इसमें बताओ जरा क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, जेन G1 क्या होगा और किल K1 क्या होगा, बताओ। अगर ध्यान से देखो तो ए इसमें क्या अपडेट हो रहा है, ए अपडेट हो रहा है तो किल में आ गया, बी भी अपडेट हो रहा है तो किल में आ गया, सी भी अपडेट हो रहा है तो किल में आ गया, एम भी देखो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, एम क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो एम भी क्या आ गया, एम भी आ गया इसमें आपका अपडेट हो रहा है, और जेन में 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल एनालिसिस ब्लॉक वाइज, लोकल वेरिएबल एनालिसिस ब्लॉक वाइज बोल लो, ठीक है। इसमें बस दो फंक्शन निकालने, जेन और किल। जेन का मतलब जो वेरिएबल पुरानी वैल्यूज को रीड कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, उनको बोल देंगे वो जेन फंक्शन में आएंगे, ठीक है, या बोल दोगे ये वेरिएबल जो है वो लाइव है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में, ठीक है। और किल में क्या, जो वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में, ठीक है, अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, डेड है, या बोल सकते हो किल फंक्शन में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम ब्लॉक वाइज एनालिसिस करते हैं, बोल दो लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है, लोकल लाइव वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है, या बोल दो ब्लॉक वाइज एनालिसिस, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं। अब एक कंसेप्ट है, जैसे एक पहले उससे पहले एक क्वेश्चन देख लो। जैसे एक हमें ब्लॉक दिया गया, ठीक है, पूरा ब्लॉक, उसमें ये दिया हुआ है A = 1, B = 10, ठीक है, C = 20, D = A+B, ठीक है, E = C+D, ठीक है, और F = C+E, ठीक है, और B = C+E, ठीक है, और E = B+F, ठीक है, और D = 5+E, और बोला गया रिटर्न D+F, ठीक है। तो इसमें किल और जेन फंक्शन निकाल के मैं दिखा दो, ये ब्लॉक वाइज एनालिसिस है, ये पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक में बताओ कौन कौन से वेरिएबल लाइव है
बस हमें बता दो, बस जानो ये वाला खत्म होगा, फिर दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन वेरिएबल क्या है लाइव में बता दूँ मैं जरा। जिन निकाल दो और किल निकाल दो, ठीक है, ये पूरे ब्लॉक में। ध्यान से देखो, ए अपडेट हो रहा है, ठीक है, ए अपडेट हो रहा है, बी अपडेट हो रहा है, सी अपडेट हो रहा है, डी अपडेट हो रहा है, ठीक है, ई अपडेट हो रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, एफ बी अपडेट हो रहा है, फिर बी, ठीक है, ये बी क्या है, बदल गया बी, बी लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, नया बी है, ठीक है, नया बी, ये पुरानी वैल्यू बी नहीं रीड कर रहा है, ये वाली नई वैल्यू रीड कर रहा है, तो भी बी क्या है, ये भी अपडेट हो रहा है। अब जैसे आपका ई हो गया, बी हो गया, बी तो ऑलरेडी लिख चुके हो वैसे, बट मैं बता रहा हूँ बी क्या है, यहाँ पे फिर से अपडेट हो रहा है, पुरानी वैल्यू रीड नहीं कर रहा है। अगर यही बी यहाँ पे, जैसे ये बी है, ठीक है, यहाँ पे ये अपडेट हुआ, यहाँ पे ये अपडेट हुआ था, ठीक है, अपडेट होने के बाद अगर ये यहाँ पे ये वैल्यू रीड हो रहा, ये स्टेटमेंट ना होता तो यहाँ पे बी लाइव हो जाता, लेकिन बी कौन सी पुरानी वैल्यू, ये वाली वैल्यू रीड नहीं कर रहा है, बी क्या ओवरराइड हो गया, सी प्लस ई, यहाँ पे जो ये जो वैल्यू आएगी वो बी में स्टोर होगी, तो यहाँ पे नई वैल्यू होगी, तो बी क्या है यहाँ पे डेड है, ठीक है, या बोल सकते हो अलाइव नहीं है, अलाइव नहीं है, लाइव नहीं है, ठीक है। ई भी देखो, ये पुरानी वैल्यू नहीं रीड कर रहा है, ये देखो नई वैल्यू यहाँ पे रीड कर रहा है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रीड कर रहा है, तो ई क्या है डेड है, ठीक है। ऐसे डी भी क्या है डेड है, तो सब कुछ जो है वो डेड है, ठीक है, फाइन, क्योंकि सब अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ई वाला ये वाला स्टेटमेंट ना होता, ये वाला अगर इसमें स्टेटमेंट ना होता, ठीक है, तो यहाँ पे ई तो अपडेट हो रहा है, बट यहाँ पे ये यूज भी हो जाता अगर ये वाला स्टेटमेंट ना होता, क्योंकि ई अगर ये वाला स्टेटमेंट ना होता तो जो ये वाला ई है ये यही पुरानी वाली वैल्यू को यूज करता, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज कर रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या ये वैल्यू देखो यहाँ पे अपडेट भी हो रही है, तो ये पुरानी वैल्यू नहीं, ये वाली नई वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे ये किल हो गया, ये बोल सकते हो डेड है, ठीक है। तो जो वेरिएबल पुरानी वैल्यूज को रीड करते हैं, ठीक है, वो जेन फंक्शन में आते हैं, जो नई वैल्यू को या बोल सकते हो कि जो वेरिएबल अपडेट हो रहे होते हैं वो किल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत भैया आपको आइडिया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे क्या बोल सकते हो, डी को ले लो, जैसे डी है ये, ठीक है, डी, ये डी है, ठीक है, यहाँ पे क्या डी अपडेट हो रहा है, ठीक है, डी अपडेट हो रहा है, डी अपडेट हो रहा है, तो इस वजह से क्या है डी, और जो वो तो साफ साफ है, जो वेरिएबल अपडेट होते हैं वो किल में आ जाते हैं, और जो ओल्ड वैल्यूज रीड करते हैं वो जेन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहा है। यहाँ पे पहले 5 स्टेटमेंट में देखो सब अपडेट हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये एफ अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे बी का नंबर आया, बी का नंबर है, अगर ये स्टेटमेंट यहाँ ना होता, ठीक है, ये स्टेटमेंट ना होता, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट होता, तो यहाँ पे बी लाइव हो जाता, क्यों क्यों, क्योंकि क्या है ये बी जो है ये वाली पुरानी वैल्यू रीड कर रहा है, लेकिन क्या हुआ बी यहाँ पे कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, ये वाली जो कि यहाँ पे जस्ट अपडेट हुई है, तो बी अगर अपडेट हुआ है तो किल में आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ये ई है, ई अगर ये वाली वैल्यू रीड करता, ठीक है, यहाँ पे तो ये ओल्ड वैल्यू को रीड कर रहा था, तो ये थोड़ा लाइव हो जाता, मतलब लाइव हो जाता, थोड़ा क्या मतलब लाइव हो जाता, बट ये ई कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, देखो यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है और ये नई वैल्यू, ठीक है, नई वैल्यू रीड कर रहा है, ये पुरानी वैल्यू रीड नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये किल में आ जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल अपडेट हो रहे होते हैं वो किल में आ जाएंगे, जो वेरिएबल ओल्ड वैल्यूज को रीड कर रहे होते हैं वो जेन में आ जाएंगे, ठीक है। कई बार मैं ये चीज आपको रिपीट कर चुका हूँ भैया, ठीक है। अब अपने पास नया कंसेप्ट है कि भाई अगर कोई ऐसे पूछ दे, ठीक है, जैसे ये अपने पास बेसिक ब्लॉक दे दे और पूछ दे कि बेसिक ब्लॉक का ये क्या है, बेसिक ब्लॉक का एंट्रेंस है, ठीक है, ये क्या है एग्जिट, ठीक है। अगर कोई पूछ दे यहाँ पे कि बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे कौन कौन से वेरिएबल जो है वो लाइव है, ठीक है, और एग्जिट पे कौन कौन से वेरिएबल लाइव है, ठीक है, तो इस केस में आपको, ठीक है, बैकवर्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी, बैकवर्ड एनालिसिस, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक दो फंक्शन की और भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक तो आपका जेन, ठीक है, ओल्ड वैल्यूज कौन कौन से वेरिएबल रीड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा किल, ठीक है, ये तो आपने पुराना पढ़ा था कि कौन कौन से वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं। नेक्स्ट दो फंक्शन की और, यहाँ पे क्योंकि एंट्रेंस पे चाहिए तो एक इन फंक्शन, ठीक है, और एक आउट, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने माना कि भाई एक अपने पास ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, और दूसरा अपने पास ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका सपोज है आर बेसिक ब्लॉक और इसको बोल दो एस, ठीक है, नाम दे दिया मैंने, ठीक है, नंबर भी दे सकते हो कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने बोल दिया ये इसका एंट्रेंस है, तो इसको बोल दो इन ऑफ आर, ठीक है, और ये इसका आउट है या एग्जिट बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा आउट ऑफ आर। ये क्या हो जाएगा, जैसे दो बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, दो बेसिक ब्लॉक है, तो
ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ आर, ठीक है, इसका एग्जिट देख रहे हैं ना। और ये क्या हो जाएगा, इन ऑफ एस, क्योंकि ये एस बेसिक ब्लॉक का एंट्रेंस है। और ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ एस, बोल दो या बोल दो वो एस, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो इसका आउट है, ठीक है, जो बेसिक ब्लॉक आर का जो एग्जिट है वो इसके एंट्रेंस के बराबर होगा। जैसे कि जो इन ऑफ एस है वो किसके बराबर होगा, आउट ऑफ आर के। जो इन ऑफ एस है किसके बराबर होगा, आउट ऑफ आर के। ये चीज याद रखना सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जो सबसे नीचे वाला बेसिक ब्लॉक होगा, अब इसके लिए आउट क्या होगा, 5, ठीक है। जब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो इसका एग्जिट पे क्या होगा, 5, ठीक है, कोई वेरिएबल यहाँ पे लाइव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 फंक्शन में कैलकुलेट करने, इन, आउट, किल, जेन, ठीक है। और एक बेसिक ब्लॉक का सपोज ये जैसे आ रहा है, इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा। इतना कंसेप्ट अगर आप समझ चुके हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिख लो। जैसे जेन तो आप पहले ही लिख चुके हो, दोबारा भी मैं लिखा देता हूँ, जेन किल ऑफ आर, ठीक है, जेन ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ पे लिखो सपोज इन ऑफ आर और आउट ऑफ आर बेसिक ब्लॉक के लिए अगर ये लिखना है तो क्या होगा, दी सेट ऑफ वेरिएबल विच रीडिंग, पुराना वाला ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रीडिंग ओल्ड वैल्यूज इन दी बेसिक ब्लॉक ओनली, ठीक है, उस बेसिक ब्लॉक। तो आपका जेन आ जाएगा। किल में क्या है, जो वेरिएबल उस बेसिक ब्लॉक में क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे दी सेट ऑफ वेरिएबल्स अपडेटेड इन बेसिक ब्लॉक आर, ठीक है। इन क्या होगा, जो वेरिएबल बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे लाइव है, ठीक है, एंट्रेंस पे, ठीक है। सेट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स which are live at the entrance of basic ब्लॉक आर, ठीक है। जो एंट्रेंस पे जो वेरिएबल क्या है, बेसिक ब्लॉक के एंट्रेंस पे जो वेरिएबल लाइव है, ठीक है, वो इन हो जाएगा, ठीक है। आउट क्या हो जाएगा, जो एग्जिट पे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स which are live at the exit of बेसिक ब्लॉक आर, ठीक है। ये आर के लिए लिखते हैं, ठीक है, ऐसे एस के लिए, ठीक है, कोई भी बेसिक ब्लॉक हो, ये सब के लिए, ठीक है। इन क्या होता है, इन फंक्शन, और आउट फंक्शन क्या होगा, जो वेरिएबल एंट्रेंस पे लाइव है, कहाँ पे, एंट्रेंस पे। और आउट मतलब जो वेरिएबल बेसिक ब्लॉक के एग्जिट पे, जैसे जैसे ये बेसिक ब्लॉक है, ये एंट्रेंस है, तो यहाँ पे इन, ठीक है, जो वेरिएबल एंट्रेंस पे लाइव है। और आउट मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे एग्जिट पे लाइव है, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ से याद रखना, जैसे अगर यहाँ पे ये बेसिक ब्लॉक आर है, ये एस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ऑफ आर, यहाँ पे आउट ऑफ आर, और यहीं पे क्या होगा, ये यहाँ पे यहीं पे क्या होगा, ये होगा इन ऑफ एस, और ये क्या होगा, आउट ऑफ एस। तो इनिशियली अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना, जो इसका आउट होगा, आउट ऑफ आर, वो हमेशा इन ऑफ एस के बराबर, या ऐसे ही बोल सकते हो कि इन ऑफ एस इक्वल टू आउट ऑफ आर, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए हमेशा क्या आएगा, 5, आउट क्या होगा, 5, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं, वही पुराना वाला क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने लिया था, ठीक है। और इसमें हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और हाँ, इनका एक फॉर्मूला भी होता है, इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे आर बेसिक ब्लॉक के लिए क्या होगा, आउट ऑफ आर माइनस किल ऑफ आर, ठीक है, यूनियन, ठीक है, जेन ऑफ आर, ये इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। आउट तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और अब जैसे कोई एस के लिए पूछते हैं तो यहाँ पे एस कर दो, उसमें क्या है, किल ऑफ एस यूनियन जेन ऑफ एस। तो ये आपको क्या है, आई आर को, या बोल सकते हो इनको कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूँ, जैसे मैं सीधे क्वेश्चन ही कराता हूँ, सीधे हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। जैसे
जैसे कहीं ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, एन ऑफ क्यूब और एन ऑफ, जैसे ऐसे दे दिया जाए आपको, कहीं कहीं ऐसा भी दिया होगा, जैसे ऐसे दे दिया जाए आपको, ये बेसिक ब्लॉक पी है, ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो इसका आउट हो, यहाँ से 2 एजेस हो, ठीक है, यहाँ से 2 एजेस हो, तो आउट कैसे लोगे, ठीक है भाई, इसका इन तो ठीक है, इन ऑफ पी तो निकाल लोगे, लेकिन आउट में 2 एजेस है तो कैसे निकालोगे भाई, आउट ऑफ पी क्या आएगा बताओ, आउट ऑफ, सपोज ये क्या है, आर है, ये ऐसा है, ठीक है, तो क्या करोगे, आउट ऑफ इसका इन ऑफ आर होगा, इसका होगा इन ऑफ एस, ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो इसका आउट होता है ये इन दोनों के इन के बराबर होता है, तो क्या होगा आउट, इनका क्या आएगा, आउट आएगा इनका इन क्यू यूनियन इन एस, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, यूनियन, दोनों का यूनियन लो, ठीक है, जो भी यहाँ पे इन आएगा, इन कैसे कैलकुलेट करोगे, वही पुराना फंडा अपना, ओ ऑफ आर माइनस किल ऑफ आर इसके लिए, ठीक है, इस बेसिक ब्लॉक के लिए इक्वल टू जेन ऑफ आर, ठीक है, जो इन आएगा, ठीक है, और जो इसका इन आएगा, दोनों का क्या करो, दोनों के लिए क्या कर दो, दोनों का यूनियन करके इसको आउट के बराबर कर दो, ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है आपके पास, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वही पुराना वाला, ध्यान से देखना, ठीक है, इसके लिए हम निकालने वाले हैं, बैकवर्ड एनालिसिस होगी इसमें, ठीक है, और अगर साइकिल दी हुआ, साइकिल लूप दिया हुआ, तो उसके लिए 2 राउंड, ठीक है, जैसे ये अपने पास एक बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, और एक अपने पास ये बेसिक ब्लॉक है, दूसरा अपने पास ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, तीसरा अपने पास ये बेसिक ब्लॉक है, चौथा अपने पास वही वाला पुराना वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक है, और ये अपने लिए लास्ट वाला, ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ है ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और एम इक्वल टू सी इंटू 2, ठीक है, और इसमें इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एम, ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, इफ ए इज लेस देन 12, ठीक है, T1 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए इक्वल टू T1 प्लस सी, और प्रिंट एफ हाई, ठीक है, हाई प्रिंट करना है, ठीक है, और लास्ट वाले में क्या, प्रिंट हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है, ये 6 बेसिक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, एजेस देख लो, एक ये एज है, ठीक है, और जैसे देखो अब इसका आउट कैसे निकालोगे, इसमें 2 एजेस है, तो दोनों का क्या करोगे, इसके इन दोनों का इन निकालो और यूनियन कर देना, ठीक है, इसके लिए क्या है, ये एज दी हुई है और इसकी यहाँ पे भी एज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी एज दे रखी है, और इसकी इसमें क्या है, लूप है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस केस में 2 राउंड निकलेंगे, ठीक है, 2 राउंड कैसे भी देखना, ठीक है, ये इसमें दी हुई है, इसमें, और ये इसकी एज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया अपने पास, देखो सारी एजेस हैं, सारी एजेस अपने पास है, ये बेसिक ब्लॉक 1 है, ये 2 है, ठीक है, चाहो तो नंबर दे दो, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कौन कौन से वेरिएबल जो है एंट्रेंस पे लाए हुए, कौन सा एग्जिट पे, ठीक है, तो करते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसके लिए बैकवर्ड एनालिसिस के लिए करनी होती है, बैकवर्ड एनालिसिस, बैकवर्ड एनालिसिस मतलब बॉटम से स्टार्ट करना है, ठीक है, बैकवर्ड एनालिसिस, ठीक है, ये चीज याद रखना, चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज बताओ, यहाँ पे किल जेन मैंने आपको निकलवाना सिखाया था, ठीक है, तो बताओ इसके लिए किल क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए बताओ जेन क्या होगा, G6 बोल दो उसको, 5 होगा, ठीक है, किल क्या होगा इसके लिए, 5 होगा, क्योंकि ना तो कुछ रीड हो रहा ना तो कुछ अपडेट हो रहा है, और इसके लिए इन ऑफ 6 क्या होगा बताओ, इन ऑफ 6 क्या होता है, ओ ऑफ आउट, इसका आउट ऑफ 6, ठीक है, O6 माइनस किल 6 यूनियन J6, ठीक है, तो निकालो क्या आएगा, सब 5 5 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे अगर आउट निकालोगे तो लास्ट वाले का आउट क्या आएगा, लास्ट वाले का आउट क्या, 5, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, बेसिक ब्लॉक 5 के लिए आउट क्या होगा, जो इसका आउट होगा वो इसका इनके इसके इनके बराबर होगा, ठीक है, इस वाले बेसिक ब्लॉक के इनके बराबर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे, लिख लो जेन, जेन क्या होगा, ए यहाँ पे रीड हो रहा है, बी भी रीड हो रहा है, सी भी रीड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ABC, और किल में क्या होगा, लास्ट में क्या हो रहा है, T1 यहाँ अपडेट हो रहा है,
ए बी बाद में अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो ये किल जेन होगा, ये G5 बोल दो उसको, ठीक है। अब देखे रहना, ठीक है। अब इसका इन ऑफ 5 निकालो, इन ऑफ 5, इन ऑफ 5 के लिए आपको आउट चाहिए होगा, ठीक है। तो आउट कैसे निकालोगे, इसका जो आउट होगा, ठीक है, वो इसके इन के बराबर होगा। इसका इन क्या है, 5, ठीक है, तो आउट क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है। तो फार्मूला लगाओ, क्या यहाँ से फार्मूला लगेगा, आउट ऑफ 5 माइनस किल ऑफ 5, और ये क्या सेट डिफरेंस है, ठीक है, और ये यूनियन G5, ठीक है। तो आउट तो 5 है, और 5 से कुछ भी घटाओ क्या 5 आएगा, ठीक है, और 5 यूनियन जेन 5, जेन क्या ABC, तो क्या आ जाएगा ABC, क्योंकि भाई 5 से अगर आप ये घटाओगे तो सेट डिफरेंस क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 से जब कुछ है ही नहीं उससे कुछ घटाओगे तो क्या 5 आ जाएगा, और 5 यूनियन क्या है आपका जेन 5 क्या है ABC, तो क्या आ जाएगा ABC आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखना। तो क्या आ जाएगा आपका, आपका यहाँ से इन क्या आ जाएगा ABC, ठीक है। अब निकालते हैं B4 के लिए, ठीक है। B4 के लिए मुझे एक चीज़ बताओ, इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका पहले तो सबसे पहले आउट ही लिख लो, O4 क्या होगा इसके इन के बराबर होगा। इसका इन क्या है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी के लिए किल लिखो, K4 क्या होगा, कुछ अपडेट हो रहा है नहीं। जेन क्या होगा, ए क्या है पुरानी वैल्यू ही रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका इन निकाल दो, I4 निकाल दो, क्या होगा आउट, क्या आउट ये, ठीक है, आउट माइनस किल, किल क्या है 5 है, तो ABC हो जाएगा, ठीक है। यूनियन जेन 4 ए, तो अगर ABC और जेन ए का यूनियन करोगे तो क्या आएगा ABC आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ABC, ठीक है। अब अपने पास क्या है, ये आ गया इसका 4 का। अब ध्यान से देखो 3 वाला, लेकिन 3 में तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, 3 में तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, अभी 2 का नहीं, पहले 3 का निकालो फिर 2 में पहुंचना। 3 में एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इसका आउट क्या है इसके इन के बराबर है, ठीक है। इसका आउट क्या होना चाहिए इसके इन के बराबर होना चाहिए, बट अभी इसका इन तो कैलकुलेट हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसका इन तो कैलकुलेट हुआ नहीं, ये क्या है साइकिल है, ये साइकिल है। और हमेशा याद रखना साइकिल के केस में आपको 2 राउंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अभी जब हमें इसका इन पता नहीं है, जब इसका इन पता नहीं तो इसका आउट क्या होगा, इसका आउट क्या हो जाएगा अभी के लिए इसका आउट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसका आउट क्या हो जाएगा 5, ध्यान से देखना। और अगर ये 5 हो गया तो इसका किल निकालो, क्या आएगा, किल क्या आएगा आपका ए आ जाएगा, ए अपडेट हो रहा है, और यहाँ पे ये एक पहले ओल्ड वैल्यू रीड भी कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा आपका जेन भी आ जाएगा। अब इसका इन निकालो, पहले I3 निकालो, इन 3 क्या आ जाएगा O3 माइनस K3, ठीक है, K3 यूनियन जेन, क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका 5, 5 से कुछ भी घटाओ तो 5 आएगा, जेन 3 का ए, तो अभी ए आ गया, ठीक है, सिर्फ ए आ गया इसका इन। अब इसका इन आ गया, अब B2 का निकालो। B2 के लिए जब 2 एजेस है, 2 एजेस जब होते तो क्या दोनों का यूनियन ले लेते हैं। इसका आउट जो है B2 का O2 जो होगा वो इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। देखे रहना अभी इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा, क्या आएगा सबसे पहले इसका निकालो जेन, G2 क्या आएगा पुरानी वैल्यू दोनों ले रहे हैं, ठीक है, और K2 क्या आएगा कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है 5, ठीक है, देखे रहना भैया, है ना। I2 क्या आएगा, I2 आ जाएगा अपना O2, पहले तो इसका आउट निकालो, इसका आउट क्या होगा इन दोनों का यूनियन, ठीक है, इन दोनों का यूनियन। इसका आउट क्या है, इसका जो आउट होगा इन दोनों, इसका जो आउट होगा B2 का वो ये वाला इन, और जो ये वाला इन निकाला इन दोनों का क्या होगा यूनियन, ठीक है। तो इसका क्या आएगा ABC आ जाएगा, ठीक है, आउट O2 क्या आ जाएगा ABC, ठीक है, इसका और इन दोनों का यूनियन, किसका यूनियन इनका यूनियन। यहाँ पे मैं देखो ये सिखाया था आपको, जब ये 2 एजेस हो तो यहाँ से आउट कैसे निकलता है, इसका आउट ऑफ P कैसे निकलता है, इन दोनों के इनका यूनियन, ठीक है। तो क्या आ गया ABC, ठीक है, ABC आ गया, ठीक है। और अभी साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, इसका याद रखे ना, इसके लिए 2 राउंड करने पड़ेंगे, ठीक है। ABC आ गया, अब इसका I2 क्या आएगा, I2 O2 माइनस K2 यूनियन G2, तो O2 क्या है ABC है, किल कुछ भी घटा दो, अगर ABC से 5 करोगे सेट डिफरेंस तो क्या ABC ही आ जाएगा, और यूनियन
ए एम यूनियन ए एम, तो कॉमन वाले तो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ए की जरूरत नहीं, एम लेकिन नया तो इसको यूनियन कर लो, यूनियन करोगे तो क्या इसका आएगा ए बी सी और एम, ठीक है। तो ये ब्लॉक 2 के लिए आ गया। अब जैसे ही आपके पास ब्लॉक 2 के लिए आया, अब साइकिल है तो 2 राउंड, क्योंकि अब इसका इन आ गया ना, अब इसका इन आ गया, तो अभी तक जब मैं B3 कैलकुलेट कर रहा था इसके लिए तो इसका इन आया नहीं था, तो मैंने इसका 5 मान लिया था, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही इसका इन अवेलेबल हुआ तो इसका मतलब जो जो इसका आउट होगा इसके इन के बराबर होगा, तो अब नया आउट क्या हो जाएगा, इसीलिए साइकिल के लिए 2 राउंड होते हैं, ठीक है। तो अब इसका नया आउट क्या हो जाएगा, इसका आउट इसके इन के बराबर हो जाएगा। इसका इन क्या है, ये ए बी सी कॉमा एम, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब जैसे ये इसके बराबर हुआ तो अब आपका नया इन क्या हो जाएगा, नया इन क्या हो जाएगा बताओ, O3 क्या है ए बी सी कॉमा एम, किल क्या है माइनस ए, तो ए घट जाएगा, बी सी एम बचेगा, जेन क्या है ए, तो जो नया इन आएगा वो आ जाएगा आपका ए बी सी एम, ठीक है। ये आपका नया एम आ जाएगा। जब आपका ये नया एम आ जाएगा, जब आपका ये नया एम आ जाएगा, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, तो B2 क्या है, B2 का भी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका B4 के लिए ठीक है, B4 के लिए ABC, O2 के लिए मुझे एक चीज बताओ, ABCM है, इसके लिए क्या है आपका ABC, ठीक है। और इसका जो आउट होगा, अब एक चीज बताओ, हाँ 2 राउंड, अब एक चीज बताओ, अब यहाँ पे O2 भी तो अपडेट होगा, जैसे कि इसका जो आउट होगा, इसका जो आउट जो मैंने ऑलरेडी पहले निकाल रखा था, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे इसका क्या है, इसका इन अवेलेबल है, क्योंकि 2 राउंड साइकिल के लिए हमेशा 2 राउंड जरूरत होती है, ठीक है। पहले राउंड में मैंने इसको 5 माना था क्योंकि इसका मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, तो इसका जब इन अवेलेबल नहीं था तो इसका आउट क्या था, 5 था, ठीक है। बट अब जब इसका अवेलेबल हो गया तो हमने इसके आउट को इसके इन के बराबर कर दिया, जब तो फिर ये अपडेट हो गया, जब ये अपडेट हुआ है तो अब इसमें भी अपडेशन होगा, इसके भी इन और आउट में अपडेशन होगा। तो अब इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा, इसका जो आउट होगा इसके इन के बराबर होगा। इसका इन क्या है ये, तो इसका इन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इसका जो आउट है इसके इन के बराबर होगा, तो इसका आउट क्या है एबीसी है, बट और इसका इन क्या है, इसका इन क्या है, नया अपडेट हो क्या है एबीसी एम, तो ये अब नया अपडेट हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एम, ठीक है। अब क्या है, अब जब आउट अपडेट हुआ है B2 का तो इन भी अपडेट करो, इन अपडेट करो क्या आएगा O2 माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एम माइनस माइनस क्या किल क्या है 5, यूनियन जेन क्या है ए कॉमा एम, तो यही आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एम, क्योंकि 5 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी देखो, कुछ भी दिया उसे 5 घटाओगे तो क्या, 5 मतलब कुछ नहीं, तो क्या आएगा यही आ जाएगा। और यूनियन ए कॉमा एम करोगे तो ए कॉमा एम पहले से ही प्रेजेंट है, तो यूनियन में जो रिपीट होते हैं उनको हटा देते हैं, तो फिर से क्या ए बी सी कॉमा एम ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ए बी सी कॉमा इसका एम आ गया, ठीक है, अब क्या हुआ 2 राउंड हो गए, अब ये क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका भी एबीसीएम, इसका भी एबीसीएम, अब ये दोनों राउंड, इसीलिए हमेशा साइकिल के लिए 2 राउंड की जरूरत होती है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये पार्ट अभी अगले पेज में समझा दूंगा, ठीक है। अब B1 के लिए निकालो, B1 के लिए तो आसान है, B1 के लिए आपका G1 क्या आएगा 5, ठीक है। और B2 के लिए, इसके लिए किल क्या आएगा, किल इसमें सब अपडेट हो रहा है, कौन कौन अपडेट हो रहा है, ए भी अपडेट हो रहा है, बी भी अपडेट हो रहा है, सी भी और एम भी, ठीक है। तो इसके लिए I1 क्या आएगा, I1 आएगा, और इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा B2 के, B2 का इन क्या है ABC कॉमा एम, ठीक है। तो I1 भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा O1 माइनस K1 यूनियन G1, ठीक है। O1 क्या है आपका, इसका आउट इसके इन के बराबर होगा B2 के, B2 का इन क्या है, ये इन क्या है ABC कॉमा एम, तो ABC कॉमा एम और किल भी ABC कॉमा एम, तो क्या है 5 आ जाएगा, ठीक है। जन यूनियन 5, तो 5 आ जाएगा। और O1 क्या है इसका, इसका जो आउट है, इसका जो आउट है, ठीक है, वो इसके इन के बराबर होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एम, तभी तो ये O1 माइनस K1 हुआ, K1 भी ये दिया हुआ था, O1 भी है, तो 5 आ जाएगा। और जिन का 5 दिया तो यूनियन 5 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी भैया इतनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, साइकिल के लिए 2 राउंड, ठीक है। अगर यहाँ पे साइकिल वाली बात किसी को नहीं समझ में आई तो एक बार हम दोबारा अगले पेज पर ट्राई करते हैं। देखो, अगर शायद आपको नहीं समझ में आई, ऐसा कुछ सिचुएशन थी, क्या था, ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। और ऊपर था ऊपर ऐसा कुछ था, इफ इफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। और नीचे यहाँ पे
ये भी एक ब्लॉक था, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या था, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। सिर्फ हम इतना पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। B2 ले रहे हैं, B3 ले रहे हैं और B4 ले रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीखना जरूरी है ये। तो क्योंकि इसमें थोड़ा हौच पौच हो गया, शायद ना समझ में आओ तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक ये, यहाँ से एक ये, ठीक है। और इसमें ऐसे ये लूप था, ये साइकिल थी, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया था, इसके लिए देखो, इसके लिए जन क्या आएगा, G4 क्या आएगा आपका, G4 पुरानी वैल्यू रीड हो रही ए, ठीक है। K4 क्या आएगा 5, क्योंकि कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। और इसके लिए इन क्या आया था, I4 क्या आया था, ये लिखना पड़ेगा यहाँ से देख के। I4 क्या आया था, ABC, ठीक है, A, B, C, ठीक है। और O4 क्या आया था इसके लिए, इसका O4 क्या आया था, इसका O4 आया था आपका, इसका 4 आया था आपका, इसका और इसका यूनियन, इसका इन क्या है, इसका इन आया था ABC, ठीक है, ABC। और इसका क्या इन आया था आपका, इसका इन आया था आपका 5। तो इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो ABC आएगा, कहाँ, ये देखो ABC आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा AB, सॉरी आउट, आउट इसका ABC, ठीक है, क्योंकि इसका जो आउट होगा वो इन दोनों के इनके यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका इन क्या है ये, और B6 का इन क्या है 5। तो 5 और ABC का यूनियन निकालोगे तो ये इसके आउट के बराबर आएगा, ABC के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए लिख दिया। अब देखना, अब B3 के लिए देखना, गौर से देखना। B3 के लिए किल क्या है, किल बताना क्या है, किल है इसके लिए ए, और जन भी क्या है, यहाँ से पुरानी वैल्यू रीड कर रहा है, तो G3 क्या है आपका ए, ठीक है। और आपका I3 क्या होगा, I3 होना चाहिए आपका, I3 में लगेगा O3 माइनस K3 यूनियन G3। एक चीज बताओ, तो पहले तो O3 निकालो, O3 क्या होगा, O3 क्या होगा बताओ, इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा। बट हम बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी हमका इसका इन हमें नहीं पता है। इसका जब इन हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें B3 का कैलकुलेट करना है। बट ये एज ऐसी दी हुई है कि इसका जो आउट है इसके इन के बराबर होगा, बट इसका इन तो भी हमने निकाला ही नहीं है। जब नहीं निकाला तो क्या 5 है। अभी देखना, ये पहला राउंड है, अभी नहीं निकाला, जब नहीं निकाला तो उसको हमने 5 बोल दिया, तो ये 5 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस ए यूनियन G3 है। तो इनिशियली में क्या, एक राउंड पहले राउंड में क्या आ गया, I3 आ गया आपका ए, ठीक है। अभी ये 5 है, ठीक है, ध्यान दिए रहना। अब इसके लिए देखो, इसका जो आउट होगा वो इन दोनों के इन के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए लिखो, पहले B3 के लिखो, यहाँ पे पहले तो K2 लिखो और G2 लिखो। G2 क्या आएगा, दोनों पुरानी वैल्यू रीड कर रहे हैं, ठीक है। और K2 क्या आएगा, कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही 5। और इसका O2 क्या आएगा, O2 बताओ, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के इन का यूनियन, इन ये है, इसका इन कहाँ है, ये, इन दोनों के इन का यूनियन क्या आएगा, A, B, C, ठीक है, दिए रहना ध्यान। अब I2 क्या आ जाएगा, O2 माइनस K2 यूनियन G2। O2 क्या है आपका, O2 है ABC, और इससे 5 घटाओगे तो क्या है, ABC आ जाएगा, ठीक है। यूनियन G2 कितना है, AM, तो I2 क्या आ जाएगा यहाँ से, A, B, C, M, ठीक है। ये इसका I2 आ गया। अब जैसे इसका I2 अवेलेबल हुआ, जैसे यहाँ पे इन अवेलेबल हुआ इसका, ये किसके बराबर होगा, अब दूसरा राउंड चालू हो रहा है। अब इसका जैसे इन अब अवेलेबल हो गया, तो इसका आउट इसके इन के बराबर होगा। अब नया आउट क्या होगा आपका, नया आउट क्या होगा, इसके इन के बराबर होगा। तो इसका इन क्या है, ये, तो नया आउट क्या दूसरे राउंड में क्या है, A, B, C, M। अब जब आपका आउट चेंज हुआ है तो इन भी चेंज होगा। इन क्या होगा, इन देखो, इन क्या होगा O3, इन क्या है आपका O3 माइनस A, B, C, M, यहाँ पे से कॉमा कर लो, ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। माइनस किल क्या है, किल A, ठीक है, घटा दिया। यूनियन क्या है A, तो यहाँ से A तो घटेगा, तो क्या आ जाएगा B, C, M आ जाएगा, ठीक है। यूनियन फिर A, तो क्या आ जाएगा A, B, C, M। तो यहाँ से नया इन क्या आ जाएगा, A, B, C, M, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका दूसरा राउंड है, ठीक है, ये आपका दूसरा राउंड है। अब चाहे करके देख लो आप, ठीक है, ये इसका क्या है, दूसरा राउंड है। अब एक चीज मुझे बताओ, अब जैसे ही आपका जो है, जैसे ही इसका आउट क्या है, इसका आउट जैसे ही इसका इन अवेलेबल हुआ,
जैसे इसका इन ये अवेलेबल हुआ, ये थोड़ा टफ है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यानपूर्वक, ठीक है। जैसे इसका इन अवेलेबल हुआ, ये क्या है, I3 है, इसका इस वाले ब्लॉक का जैसे इन अवेलेबल हुआ, ठीक है, तो अब इसका आउट भी तो चेंज होगा, क्योंकि भाई इसका नया इन, क्योंकि इसका जो आउट होगा इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा, इन दोनों के इन के यूनियन के बराबर। इसका आउट क्या है, ए बी सी कॉमा सॉरी ए बी सी, ठीक है। इसका इन क्या है, ए बी सी कॉमा एम, और इसका जो आउट होगा B2 का O2, ये इन दोनों के इन के यूनियन के बराबर होगा। इन क्या है इसका, I4 यूनियन क्या है, I3। एक चीज बताओ, I4 क्या है, ABC, ठीक है, ABC यूनियन, और इसका क्या है, ए बी कॉमा सी कॉमा एम, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से ABC जो कॉमन है, जो रिपीट हो रहा है, उसको ऐसे ही लिख लो, 2 बार लिखने की जरूरत, और एम भी यूनियन है ना, तो क्या आ जाएगा O2, ए बी सी कॉमा एम, तो यहाँ पे ये O2 अब अपडेट होगा A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एम। तो ये आपको पूरी भैया कहानी करनी थी इतनी, ये आपकी पूरी बिल्कुल। और जब यहाँ से जब O2 आया, जब I2 निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो साइकिल के लिए भैया जैसा ऐसा साइकिल वगैरह दिया हो तो उसके लिए 2 राउंड, ठीक है। तो ये मेहनत वाला भैया काम है। ये O3 फाइनल O3 है, ये फाइनल I3 है, ठीक है। ये इसके लिए फाइनल O2 ये है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे भी कहाँ गया, यहाँ पे भी देखो हमने कहाँ गया, O2 कहाँ गया, O2 कहाँ गया, O2 कहाँ है भाई, O2 ही देखो फाइनल हमने देखो यहाँ पे ये किया था, ठीक है। अगर यहाँ भैया ना समझ में आया हो आपको तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो ऐसे, ठीक है, 2 ब्लॉक के लिए जैसे जा रही हो, तो हमेशा जो इसका आउट होगा, ठीक है, वो इन दोनों के इन के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। और जब साइकिल दिया हो तो 2 राउंड, क्योंकि भाई आप बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हो, तो जब बैकवर्ड तो इसका नंबर पहले आएगा, इसका बाद में आएगा, तो इसका जो आउट होगा वो इसके इन के बराबर होगा। बट अभी इसका इन अवेलेबल ही नहीं है। जब इसका इन अवेलेबल नहीं है तो हमने पहले क्या माना, इसका आउट क्या माना हमने, 5 मान लिया। 5 मान के पहले इसको सॉल्व किया, 1 राउंड पहले राउंड, ठीक है। फिर जब इसका इन अवेलेबल हो गया, जब इसका इन अवेलेबल हो गया, तो फिर दूसरे राउंड में हमने इसका आउट इसके इन के बराबर कर दिया, ठीक है। और फिर जब इसके इन के बराबर करोगे तो भी सारी चीजें क्या होंगी, फिर आसपास की चीजें अपडेट होंगी। तो ये होता है भैया आपका बैकवर्ड एनालिसिस, या बोल सकते हो कि अगर कोई पूछे ये क्या है, ये एंट्रेंस पे कौन से वेरिएबल लाइव है और एग्जिट पे कौन से वेरिएबल लाइव है, यहाँ पे ये सब हमने बेसिक ब्लॉक के लिए निकाल के आपको दे दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन हो गया खत्म, और इसलिए यहाँ यहीं से आपका खत्म होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। एक क्वेश्चन आपके उसमें नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं, रजिस्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप कर लेना, यहाँ से आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन खत्म होता है, ठीक है। तो ये पूरी भैया कहानी चली, थोड़ा मेहनत लगी, समझोगे चीज़ों को, वैसे सब कुछ नोट्स में आपके अवेलेबल है, ठीक है। चीज़ों को समझोगे, 1-2 बार करोगे तो आएगा, ठीक है। एक बार में ये नहीं आने वाला, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर एक बार में आपको समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूल जाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी।